सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनेसिस ट्यूटोरियल्स। आज हम टेस्ट सीरीज़ फर्स्ट के टेस्ट नंबर 8 के सॉल्यूशन के साथ आपके साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट अलाउड फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। तो कौन सा सेट क्वांटम नंबर का नहीं अलाउड है। तो हमें सारी वैल्यूज़ चेक करनी पड़ेगी क्वांटम नंबर्स की, एन, एल, एम एल और एम एस की। तो इस हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा है नॉट अलाउड। अब नॉट अलाउड क्यों है? क्योंकि जो हमारा एल है उसकी वैल्यू होती है n-1 और यहाँ पे n और l की वैल्यू सेम है। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो कि क्या है, नॉट अलाउड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड है, द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स फॉर अ 4p ऑर्बिटल इज। तो रेडियल नोड्स का फॉर्मूला होता है n-l-1। ठीक है, तो अब 4p की बात की है, n इक्वल्स टू 4, l इक्वल्स टू हमने बात की थी n-1, तो वो हो जाएगा 3। तो यहाँ पे हमें बस वैल्यू रखनी है 4 - 3 - 1। ठीक, तो जैसे ही आप वैल्यू रख लोगे, जो कि हमारा p ऑर्बिटल है, तो p के लिए अब हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि l 0 1 2 3 ये हो गया। s के लिए होता है 0, p के लिए होता है 1, d के लिए 2, f के लिए 3, ऐसे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे p है तो l की वैल्यू यहाँ पे 1 रखेंगे। ठीक है, तो 4 - 1 - 1 यानी 4 - 2 2। तो ये हो जाएगा हमारा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, which rule states that no two electron in an atom can have same set of 4 quantum numbers। तो ये जो है रूल, कौन सा रूल है सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स के लिए जो चीज़ बताती है वो है पॉली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल एसोसिएटेड विद प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 4 इज। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है वो होता है n², यानी जितना n होगा उसका स्क्वायर अगर हम कर दें तो उतने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होंगे जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के साथ एसोसिएट होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ d ऑर्बिटल इज गिवन बाय। तो अगेन इसका फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए, √L × L+1 h/2π। ठीक है, तो ये करोगे, L की वैल्यू देखो क्या पूछा है, d ऑर्बिटल, L की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है, हमें पता है SPDF 0 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3 × 3 + 1 यानी 3 × 4, जो कि हो जाएगा 12 h/2π। अभी यहाँ पे क्या है, h कट दिया हुआ है, तो h/2π को ही हम h कट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिक्स्थ, द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम इज। ठीक है, तो क्रोमियम का ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन बताना है। तो सीधी सीधी बात है, क्रोमियम जो है हमारा एक्सेप्शन में आता है। ठीक है, होना क्या चाहिए था, 3d6 4s2 3d4 4s2, लेकिन हो क्या जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता है, तो ये हो जाता है 3d5 4s1। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है 3d5 क्योंकि हाफ फिल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए ये काफ़ी स्टेबल है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हाफ फिल्ड सबशेल हैज़ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 6 का बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th है,
कौन सा है, CO के साथ, ठीक है। तो CO के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होगा उसके लिए हमें इसके इलेक्ट्रॉन्स का नंबर काउंट करना है और हाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं, ठीक है। कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन के कितने होते हैं और ऑक्सीजन के 8, टोटल हो गए 14। तो अब कुछ नहीं करना है, यहाँ पे मैच करो, जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन होंगे वही इसका आंसर होगा। O2 प्लस यानी 16 होते हैं O2 में, उसमें से एक घट गया 15, ये ऑप्शन हट गया। N2 प्लस 14 में से एक घटा 13, वहाँ चाहिए 14, यानी O2 माइनस ये हो जाएंगे 17। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। हाँ जी बोलिए आनंद जी। हेलो, आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? वॉइस नहीं आ रही है, चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फिलिंग ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू n+l रूल, ठीक है। n+l यानी n वैल्यू और l वैल्यू को जोड़ना है, जिसका सबसे ज़्यादा आएगा उसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा। तो आप जब इसको जोड़ोगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर आ जाएगा 4s, 4 + 0 4, 3d, d के लिए l की वैल्यू रखोगे तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसा आएगा, ठीक है। अब n+l रूल में क्या होता है कि अगर किसी का सेम आ गया तो जिसकी n वैल्यू ज़्यादा है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, तो इस तरह से ये आगे चलेगा। नेक्स्ट देखोगे यहाँ पे ये 3 + 2 5 होगा, ये 4 + 1 ये भी 5 और 5 + 0 5, लेकिन ऑर्डर क्या है, n को हम ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, जिसकी n की वैल्यू ज़्यादा उसका एनर्जी ज़्यादा। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ सबशेल विद l = 3। तो l = 3 किसके लिए होता है, अगेन 0 1 2 3 S P D F। तो F में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया। 10th क्वेश्चन, कैलकुलेट द वेवलेंथ इन नैनोमीटर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 × 10⁻⁶ मीटर/सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, वेवलेंथ निकालनी है और किसकी निकालनी है, इलेक्ट्रॉन की। तो ये निकलेगा हमारा डी ब्रॉगली वेवलेंथ वाले फॉर्मूले से, लैम्डा = h/m × v, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, h की वैल्यू गिवन है, v ये हो गया, ये हो गई हमारी वेलोसिटी। तो जब आप इसमें वैल्यूज रखोगे, ठीक है, वैल्यूज रखोगे और इसको सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, h की वैल्यू रखनी है यहाँ पे 6.6 × 10⁻34 इंटू इसको डिवाइड कर लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31 इंटू वेलोसिटी 2 × 10⁻6 मीटर/सेकेंड। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये कुछ इसकी फॉर्म में आ जाएगा और पावर जो है कुछ माइनस में होगी, तो रीअरेंज करके इतना ही आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो हम इसको देखेंगे कि कौन बेस्ट डिस्क्राइब करता है। इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ये गलत हो गया, ठीक है। फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, ये बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। 12th क्वेश्चन, अच्छे से ये बिल्कुल सही है और यही हमारा आंसर भी हो जाएगा। वाइट ही रहेगा, वाइट उस पर जाएगा, हाँ नीचे हाँ बस, ओके। ठीक, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12th क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द ट्रेंड इन एटॉमिक रेडियाई अक्रॉस अ पीरियड। देखो, जब हम पीरियड में चलते हैं लेफ्ट टू राइट तो हमारा इधर जाने में
जेड इफेक्टिव बढ़ता है तो साइज हमारा घटेगा। तो ये कह रहा है इंक्रीज, ये नहीं होगा। डिक्रीज बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस वाइल इलेक्ट्रॉन रिमेन इन सेम शेल, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 12th का। 13th क्वेश्चन, हाउ डज आयनिक रेडियाई कंपेयर फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज बोले तो जैसे अगर हम 10 इलेक्ट्रॉन की बात करें, ठीक है, तो Na प्लस हो गया, F माइनस हो गया, ठीक है, और ऑक्सीजन वाला भी होता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम देखें ना, तो जैसा जैसा होगा हम आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज लेंगे तो हमारा होता जाएगा ऑप्शन नंबर जो बी है, स्मॉलर आयनिक रेडियस कॉरस्पॉन्डिंग टू लार्जर पॉजिटिव चार्ज। देखो Na प्लस है, Mg2 प्लस है और एल्यूमिनियम 3 प्लस है। देखोगे तो हैं तो तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है ना, 10 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो वैसे वैसे ही छोटा होता जाएगा, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बढ़ा, एल्यूमिनियम का होता है 13, ठीक है, तो 13 पहले प्रोटॉन थे, 13 ही इलेक्ट्रॉन थे, अब 13 प्रोटॉन है और खींच रहे हैं 10 इलेक्ट्रॉन को, तो इसका जेड इफेक्टिव बहुत बढ़ गया, तो वो साइज एकदम छोटा कर देगा। और एनायन के केस में ये जो है साइज बढ़ता जाता है। नेक्स्ट 14th क्वेश्चन, आयनाइजेशन पोटेंशियल इंक्रीजेस अक्रॉस अ पीरियड बिकॉज। आयनाइजेशन पोटेंशियल बोले या आयनाइजेशन एनर्जी बोले, ये बढ़ता क्यों है? अगेन सेम चीज है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, यानी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन को निकालना भी उतना ही मुश्किल हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा एटॉमिक साइज डिक्रीजेस एंड न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेस। बेसिकली क्या है कि साइज डिक्रीज होगा, वो जितना न्यूक्लियस के पास जाएगा उतने जल्दी वो उतना मुश्किल उसको निकालना हो जाएगा। 15th क्वेश्चन, अगेन आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बिकॉज। देखो डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है कि साइज बड़ा होता जाता है, तो वो न्यूक्लियस से उतना दूर जाएगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने निकालना है वो न्यूक्लियस से उतना दूर जाएगा। अब जितना दूर हो जाएगा उतना आसान उसको निकालना होगा, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी 15th का, कि एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा और वैलेंस इलेक्ट्रॉन फार्दर होंगे एज कंपेयर टू प्रीवियस जो हमारा कंपेयर करना। नेक्स्ट 16th, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज डिफाइंड एज। देखो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी में थोड़ा सा डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है टेंडेंसी, ठीक है, कि उसका नेचर कैसा है इलेक्ट्रॉन लेने का, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, इलेक्ट्रॉन रिलीज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम। अब ये कैसे हुआ, जिसकी टेंडेंसी होगी वही तो इलेक्ट्रॉन लेगा। अब जब वो लेगा तो वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा। जब वो रिलीज करेगा न्यूट्रल एटम जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन डाला, अब वही क्या होगी हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी, और जब हम उसको प्रॉपरली मेंशन कर देंगे कि एनर्जी कितनी कितनी निकली है, तो उसी को हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, विच एलिमेंट हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन पीरियोडिक टेबल। ये सिंपल सा क्वेश्चन है, हाईएस्ट होगी फ्लोरीन की, पॉलिंग स्केल पे 4.0 की होती है। नेक्स्ट, विच ब्लॉक एलिमेंट आर कैरेक्टराइज बाय फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल। तो हमारी पीरियोडिक टेबल को हमने डिफरेंट ब्लॉक्स में डिवाइड करा हुआ है, ठीक है, SPDF करके, तो जिसमें जो इलेक्ट्रॉन लास्ट जिस सब शेल में जाता है वो उस ब्लॉक का एलिमेंट होता है, तो डी ऑर्बिटल जिसके फिल होंगे वो डी ब्लॉक में आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ S ब्लॉक एलिमेंट, लिथियम, एल्यूमिनियम, सोडियम, बेरिलियम। तो अगर हम इसको देखें, एल्यूमिनियम में क्या होता है 2s1 2p1, ठीक है, s1p1 वाला हो गया, तो ये P ब्लॉक का आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 का C हो गया। P ब्लॉक एलिमेंट इंक्लूड, तो P ब्लॉक हमें पता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 नहीं होते हैं, S ब्लॉक हो गए, ठीक है, 13 to 18 और 3 to 12 और ऑल ट्रांजिशन मेटल्स, तो ये तो हमारा हट गया, ठीक है। अब 3 to 12 में हमारे क्या आते हैं, अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो कुछ इस तरह का, दो ये हो गए, यहाँ से 3 to 12 यहाँ से आता है, तो ये 13 to 18 होते हैं P ब्लॉक, यहाँ बीच में आ जाते हैं हमारे डी ब्लॉक वाले, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल हैव एटॉमिक नंबर रेंज, तो सिंपल सी बात है,
ट्रांजिशन मेटल की बात है 21 से 30 हो जाएगा स्कैंडियम टू जिंक वाला। 22 एफ ब्लॉक एलिमेंट लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को कैरेक्टराइज किया जाता है। तो मैंने कहा था जो जिस ब्लॉक का होगा उसमें उसी ऑर्बिटल्स या सबशेल को भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांसलोरेंशियम एलिमेंट्स आर, तो यूरेनियम के बाद जितने भी होते हैं वो जनरली रेडियो एक्टिव होते हैं और उनको लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। ठीक है, तो बेटर रहेगा कि लॉरेंशियम के बाद के जितने हैं, यूरेनियम के बाद के सारे रेडियो एक्टिव हैं और लॉरेंशियम के बाद जितने वो सारे आर्टिफिशियल हैं। तो बेस्ट जो होगा, ठीक है, बेस्ट होगा सिंथेटिक एलिमेंट क्रिएटेड इन लेबोरेटरीज। ठीक है, पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल अकर्स ड्यू टू, तो सीधी सीधी बात है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पे है। पीरियोडिसिटी किसकी वजह से होती है? रिकरेंस ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तभी तो हमने डिवाइड करा है। 1s1 चल रहा है एस ब्लॉक में पूरा, पहला ग्रुप 1 में, फिर 1s2, सब में पीछे जा रहा है s2। ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन जब रिपीट होता है तो ही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हमारी आती हैं। 25 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट होते हैं हेलोजन में? ठीक है, तो उनको एक इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो 7 उसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट नोबल गैसेस हैव कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल्स, इसीलिए वो नोबल गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस हैं, क्योंकि उनका वैलेंस शेल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लिथियम शोज एनामोलस प्रॉपर्टीज कंपेयर टू अदर एल्कली मेटल्स, तो जितने भी ये शुरू के छोटे एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड में, उनकी एनामोलस प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली उनके स्मॉल साइज और हाई चार्ज डेंसिटी के। तो लिथियम के सामने वाले जितने होंगे ना उस सेकेंड पीरियड में, तो उसकी सबका जो है साइज स्मॉल होगा और चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस वजह से उनकी प्रॉपर्टीज़ अपने ग्रुप के मेंबर्स के रिस्पेक्टिव थोड़ा सा एनामोलस होती है। डायगोनल रिलेशनशिप किस किस के बीच होता है? सेम पीरियड नहीं, एलिमेंट इन सेम ग्रुप नहीं, ऑल ट्रांजिशन मेटल नहीं, ऑप्शन सी है, डायगोनल बोला है ना, तो ये हो गया। और इसके नीचे यानी ऐसे लिथियम और मैग्नीशियम में होता है ये वाला चीज़। ठीक है, तो एलिमेंट इन एडजेसेंट पीरियड एंड ग्रुप्स, तो एडजेसेंट है। ठीक है, ये सेकंड में, ये नेक्स्ट उसमें है। आगे शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है? तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीजेज एज वी मूव डाउन अ ग्रुप, डाउन द ग्रुप बढ़ता है। डिक्रीज होता है अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है आउटर इलेक्ट्रॉन पे, अच्छा ये डिक्रीज करता है। इज कॉज बाय इनर इलेक्ट्रॉन रिड्यूसिंग द अट्रैक्शन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू द न्यूक्लियस, ऑल ऑफ द अबव। देखो जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो हमारे S-P-D-F करके, ये अगर न्यूक्लियस है तो ये S-P-D-F ऐसे करके शेल्स जुड़ती जाती हैं। ठीक है, तो क्या होगा? शील्डिंग इफेक्ट है ना, तो F वाला इलेक्ट्रॉन जो है S-P-D-F की वजह से कम न्यूक्लियर चार्ज फील करेगा, तो नीचे जाते जाते सबसे ऐड होती जाती है, तो ये शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता जाएगा। ये सही है। डिक्रीज करता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, वही तो बात की कि न्यूक्लियस का जितना पावर है वो लास्ट वाले तक उतना फील नहीं होगा, ये भी सही है। इज कॉज बाय इनर इलेक्ट्रॉन, क्योंकि देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, सपोज किसी टाइम पे इसके सामने ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये जो है इसका इफेक्ट जो है ये तीनों शील्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। रिपल्शन नहीं, एक्चुअली क्या है ये कि ना जो खींचने की पावर है, नहीं रिपल्शन नहीं है ये ऐसा ना शील्डिंग इफेक्ट में जो पावर है। अब इसमें क्या होगा ना, सपोज अगर यहाँ पे बहुत सारे पर्दे लगा दिए जाए, तो जो पानी का अगर कहीं से प्रेशर चल रहा है तो लास्ट वाला पर्दा सबसे ज़्यादा सूखा रहेगा, पहला वाला गीला होगा, दूसरा वाला कम गीला होगा, तो ऐसे ही करके लास्ट वाले तक सबसे कम इफेक्ट जाएगा न्यूक्लियस के चार्ज का। 30th क्वेश्चन, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल टिपिकली शो। अब ट्रांजिशन मेटल्स हैं तो इनकी प्रॉपर्टी होती है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम चलेंगे। 31, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स एन आयनिक बॉन्ड? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये बिल्कुल सही है कि एक एटम से पूरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ दूसरे एटम में रिजल्टिंग इन इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ये नहीं है। म्यूचुअल रिपल्शन ये भी नहीं है, अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से बनता है। नेक्स्ट, NaCl क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है Na+ का? तो जब हम NaCl का स्ट्रक्चर बनाते हैं
तो एक Na एटम अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो ये ऐसा होगा कि ये 6 Cl एटम्स के साथ कनेक्टेड रहेगा। अगर एक Na प्लस है तो ये 6 Cl के साथ कनेक्ट रहेगा। अभी ये 2D है, ठीक है। एक Cl आगे की तरफ आ रहा होगा और एक Cl पीछे की तरफ आ रहा होगा, और सिमिलरली हर एक Cl जो है अपने जैसे Na है वैसे ही 6 Na के साथ सराउंड होगा। तो इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर होता है, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो आयनिक सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? हाई मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल होता है, ये हमें काट देना है, नहीं है बताना है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन सॉलिड स्टेट, तो यही है वो मॉल्टन स्टेट में, यानी जब वो पिघले हुए रहते हैं या एक्वस सॉल्यूशन में होंगे तभी वो चीज़ जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। बाकी देख लोगे तो ये दोनों भी सही हैं, ब्रिटल होते हैं और पोलर सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट चलो 34th क्वेश्चन है, शॉर्टकी डिफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन विच टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है। तो इसका जो आंसर है हमारा, सारे ही आयनिक सॉलिड ये जो है ये सारे शॉर्टकी इफेक्ट शो करते हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन CH4 इज, CH4 बना लेंगे हम, तो इसको गिनेंगे 1 2 3 4, तो S P P P, S और 3 P sp3, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे हम VSEPR थ्योरी में शेप बताना है NH3 मॉलिक्यूल का। तो NH3 को अगर हम देखें, इसमें क्या होता है, 3 बॉन्ड पेयर होते हैं और एक हमारा लोन पेयर होता है, ठीक है। 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, N H H H और ये, ठीक है। तो इस तरह का स्ट्रक्चर है और इसको हम क्या कहते हैं, ट्राइगोनल पिरामिडल, ठीक है। ज्योमेट्री पूछी जाती टेट्राहेड्रल, शेप पूछा गया तो डी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मूवमेंट, तो जो पूरा सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होगा उसके पास ही डाइपोल मूवमेंट जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो कि CO2 है वो हमारे पास ऐसा होगा जिसमें डाइपोल मूवमेंट जीरो है। इसका इधर इधर दोनों बराबर हैं, वो कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। 37 एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर नाम की चीज़ होती है, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो सीधी सीधी बात है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन है, प्लस वाला तो नहीं होगा, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 39 क्वेश्चन, हाईएस्ट बॉन्ड ऑर्डर किस में होगा? तो ये भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का है। जब आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 3, इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है हमारा 1, और He2 क्या एग्जिस्ट करता है? He2 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम पूछा है या हाईएस्ट पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट किस में होगी? तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, FON करके हमें याद रखना होता है। फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, तो यही ऑर्डर होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। HF में मैक्सिमम होगी, उसके बाद H2O में, उसके बाद NH3 में, ठीक है। नेक्स्ट, वैंडरवाल फोर्सेस आर प्राइमरली ड्यू टू, ठीक है। तो वैंडरवाल के जो फोर्सेस होते हैं वो प्राइमरली क्यों अराइज होते हैं? तो वो होते हैं ऑप्शन नंबर बी की वजह से, इंस्टेंटेनियस डाइपोल और इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस के वजह से, ठीक है। तो ये क्या होता है ना कि इंस्टेंटेनियस डाइपोल मतलब किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल नहीं है, पर किसी टाइम पे वो डाइपोल क्रिएट हो गया और उसकी वजह से अगले मॉलिक्यूल में भी डाइपोल उसने क्रिएट कर दिया, तो इस वजह से हमारा जो है वैंडरवाल फोर्सेस काम करते हैं। BF3 की ज्योमेट्री पूछी है, ठीक है। ज्योमेट्री और शेप इसका दोनों ही ट्राइगोनल प्लेनर होते हैं, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नेक्स्ट, MO डायग्राम अगर O2 का बनाया जाए तो होमो क्या होगा, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा? तो अगर हम बनाएंगे
यहाँ पे देखो सिग्मा 1s होगा, सिग्मा स्टार 1s होगा, सिग्मा 2s होगा, सिग्मा स्टार 2s होगा, क्योंकि ये इसका अगर हम वो निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो ये आ जाते हैं 16, ठीक है, 14 से ज़्यादा है तो ये वाला ऑर्डर फॉलो करेगा, सिग्मा 2p अगर हम z मान लें यहाँ पे, उसके बाद पाई 2px और पाई 2py और इसके ऊपर पाई स्टार वाले आ जाएंगे सेम ही 2px 2py वाले। अब इसमें जब हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक यहाँ हो गए, 11 12 13 14 15 और 16। तो जब हम देख रहे हैं पाई स्टार जो है इसका लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन है, लास्ट फील्ड इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा रहा है। पाई स्टार में जाने का मतलब क्या हो गया कि वही इसका होमो है, होमो यानी हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो डी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हाइब्रिडाइजेशन इज करेक्ट। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन के कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। हाइब्रिड ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होती है और सेम शेप होता है, ये गलत है। ठीक है, एक सेकेंड, यही सही है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है जब वो बन जाते हैं, देखो डिफरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल है, उनकी एनर्जी डिफरेंट होती है और शेप भी डिफरेंट होते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि उनको सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को मिला के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने जिनकी एनर्जी सेम हो जाए और सेम ही शेप भी हो। ठीक, तो नेक्स्ट पे चलते हैं। अ सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, हमेशा हेड ऑन ओवरलैपिंग से। सपोज पी ऑर्बिटल ये है और ये एक एस ऑर्बिटल है, या इसको भी पी ही बना देते हैं। तो जब ये हेड टू हेड ओवरलैप करेंगे, जिसको हम एंड टू एंड ओवरलैप भी कहते हैं, तो तभी हमारा कौन सा बॉन्ड बनेगा, ये बनेगा हमारा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट पे चलो। द बॉन्ड एंगल इन वाटर इज लेस देन 109.5 डिग्रीज ड्यू टू, देखो sp3 है, उसमें ये होना चाहिए ये वाला बॉन्ड एंगल, लेकिन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि हमें स्ट्रक्चर पता है H2O का, 2 लोन पेयर है। ठीक है, तो क्या है, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ हाइड्रोजन, रिपल्शन बिटवीन बॉन्डिंग पेयर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि देखो बॉन्ड पेयर का भी तो रिपल्शन होगा, ये भी रिपल्शन है और बॉन्ड पेयर लोन पेयर का भी है, तो दोनों ऑप्शन को हमें कंसिडर करना पड़ेगा और ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47, इन NO मॉलिक्यूल द बॉन्ड ऑर्डर इज, तो इसका वापस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर ऑक्सीजन का बनाया था। इसमें वही 15 इलेक्ट्रॉन तक भरोगे, तो लास्ट में जब बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो ये ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, 15 इलेक्ट्रॉन भरने और सिमिलर जो O2 का बनाया था पीछे वैसा ही बनेगा, और बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कर लो और उसको 2 से डिवाइड कर लो। कौन सा मॉलिक्यूल जो है रेजोनेंस एग्जिबिट करता है, तो CO2, CH4, C2H2। इसमें सिंगल डबल बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है ही नहीं एक्चुअली। ये क्या है, C ट्रिपल बॉन्ड C, H और H है। अगर इसको ओपन कर दें, इसमें 2 डबल बॉन्ड है, और ये वाली चीज़ क्या है, ये तो सिंगल बॉन्ड है, ये हट गया। ये ट्रिपल बॉन्ड है, ये कहीं नहीं जा सकता। इसमें भी बीच में कोई ऐसा आइटम नहीं है कि जिसके थ्रू जाए। अब इसमें क्या है कि ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, तो O3 में ही रेजोनेंस हो पाएगी। नेक्स्ट, वैंडरवाल फोर्सेस किसके साथ बढ़ते हैं, तो जितना बड़ा एटम या जितना ज़्यादा उसका मॉलिक्यूलर साइज या मॉलिक्यूलर वेट, उतना ज़्यादा वैंडरवाल का फोर्सेस का अट्रैक्शन या उसका जो स्ट्रेंथ है वो वेरी करता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद द टाइप ऑफ सॉलिड विद इट्स एग्जाम्पल। देखो, आयनिक सॉलिड डायमंड, ये तो नहीं है, डायमंड तो कार्बन का प्योर फॉर्म में होता है, तो ये नहीं है। मॉलिक्यूलर सॉलिड आइस, मेटेलिक सॉलिड ग्रेफाइट, अगेन ये भी नहीं है। कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड नहीं, ये तो आयनिक है, NaC है। तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखो, मॉलिक्यूलर H2O का मॉलिक्यूल है, वो आपस में जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग और अपनी अलग अलग बॉन्डिंग के थ्रू जो है आइस के फॉर्म में रहता है, तो वो एक मॉलिक्यूल है, तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड आइस हो गया। नेक्स्ट चलेंगे हम सोडी फजान रूल का जो
एप्लीकेशन है रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस जब अल्फा पार्टिकल एमिट करेगा तो डॉटर एलिमेंट शिफ्ट होगा। कैसे होगा? अगर हमने ए इसका अगर ये मान लें और इसने अगर बी बनाया है कोई और 2 अल्फा 4 ये इसने रिलीज कर रहा है, ठीक है, तो Z में से 2 घट जाएगा और ये जो इसका मास है इसमें से भी 4 घट जाएगा। तो जब 2 घट रहा है यानी एटॉमिक नंबर 2 से घट रहा है तो पीछे की साइड आएगा 2 प्लेसेस टू द लेफ्ट इन पीरियोडिक टेबल। ये इसका आंसर हो जाएगा 51 का, ठीक है, कि जब इससे 2 हमने एटॉमिक नंबर से घटा दिया तो वो पीछे की तरफ को शिफ्ट हो जाएगा। Calculate the disintegration constant lambda for a radioactive substance that has a half life of 14.3 days। तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर की तरह ये 0.693 अपॉन यहाँ पे बस लैम्डा हो जाएगा। आप वैल्यू रखोगे लैम्डा की 0.693 अपॉन 14.3 और ये यूनिट भी चेंज नहीं करनी है, तो इसका आंसर हमारा ए वाला आ जाएगा कैलकुलेशन के बाद। एक न्यूक्लियर रिएक्शन है, इसमें बताना है पार्टिकल एक्स क्या है। तो कुछ नहीं करना है, हमें नीचे के जितने हैं वो जोड़ने हैं, वो बराबर रखने हैं। तो यहाँ 7 और 2 आया 9, यहाँ पे 8 के साथ यहाँ पे हम मान लेते हैं x, या x यहाँ पे गिवन है तो हम इसको मान लेते हैं a, इसको मान लिया और इसका एटॉमिक मास हो गया b। तो 9 बराबर 8 प्लस a, तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 1। ऐसे ही ऊपर वालों को जोड़ेंगे 14 प्लस 4 इक्वल्स टू 17 प्लस b, तो 14 और 4 होता है 18। ऐसे ही b भी यहाँ से आ जाएगा 18 माइनस 17 कर दो, b भी आ गया 1, तो 1x1। तो ये कुछ कुछ आपको सिमिलर लगेगा 1h1 के, और 1h1 को हम कहते हैं प्रोटॉन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट न्यूक्लियर फोर्सेस के रिगार्डिंग करेक्ट है? ठीक है, न्यूक्लियर फोर्सेस के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? शॉर्ट रेंज होते हैं, बिल्कुल शॉर्ट रेंज होते हैं, लेकिन हमें इनकरेक्ट बताना है। तो शॉर्ट रेंज होते हैं, ये तो करेक्ट है, ये हट गया। इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज, बिल्कुल, ये भी हट गया। स्ट्रॉन्गेस्ट नोन फोर्सेस इन नेचर, ये भी करेक्ट है, ये हट गया। ऑप्शन डी, ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। कुछ फोर्सेस होते हैं नेचर में जो इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, तो उसका कुछ नहीं होता है। एफ जो उनका फॉर्मूला होता है 1/r² के ऐसे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यही इन्वर्स स्क्वायर लॉ है न्यूटन का। इसके बेसिस पे बहुत सारे फोर्सेस हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स उसमें जो है फिट नहीं होता है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 55, एक सैंपल है रेडियो एक्टिव मटेरियल का जिसकी इनिशियल रेडियो एक्टिविटी है 10,000, 30 मिनट बाद एक्टिविटी फॉल्स टू 2500 dpm यानी डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। तो सीधा सीधा कर लेंगे, 10,000 था, ये चले गया 2500 में, और 30 मिनट। हमें पता है सारी रेडियो एक्टिव जो रिएक्शन है वो होती है फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर में हाफ लाइफ सेम होता है, तो ये गया होगा पहले एक हाफ लाइफ से 5000 और फिर गया होगा एक और हाफ लाइफ से, ठीक है, एक टी हाफ दूसरा टी हाफ, ठीक है, और दोनों टी हाफ मिला के 30 मिनट है तो टी हाफ आ जाएगा 15 मिनट, ठीक है। इसको डायरेक्टली ऐसे कर लो या फिर आप इसको फॉर्मूले में रख के कर लो। ये हो जाएगा हमारा n0, ये हो जाएगा हमारा nt, ठीक है। तो वापस अगर वही करोगे तो पहले लैम्डा निकालना पड़ेगा फॉर्मूले से, फिर टी हाफ, तो डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस प्राइमरली किस वजह से होती है? तो ये होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो जनरली क्या होता है लाइट एलिमेंट्स के लिए? तो आप देखोगे जैसे हम सीधे सीधे कार्बन का देख लो 6C12, तो इसमें 6 ही न्यूट्रॉन है 6 ही प्रोटॉन है, तो 1 का रेशियो है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। 58, इन स्टेटमेंट को कंसिडर करना है न्यूक्लियर फ्यूजन के रिगार्डिंग, ठीक है। फ्यूजन पूछा हुआ है, हाई टेम्परेचर पे होता है, बिल्कुल होता है। एनर्जी प्रोडक्शन स्टार में होता है, स्प्लिटिंग नहीं होता है, इसमें कॉम्बिनेशन होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड ओनली। नेक्स्ट, एवरेज लाइफ टाइम, ठीक है, टाउ इक्वल्स टू 1/λ, ये हो जाएगा 0.693 अपॉन टी हाफ
और यहाँ से हमारा जो टाउ आ जाएगा वो आ जाएगा T12/0.693। देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए उसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके ये निकला, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 59 का। 60 आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी फर्स्ट किसने डिस्कवर की थी? तो अगर सिर्फ रेडियो एक्टिविटी होता तो ऑप्शन ए होता, लेकिन आर्टिफिशियल पूछा तो ऑप्शन नंबर सी, इन लोगों ने जो है आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी को सबसे पहले डिस्कवर करा था। एक एटम है यूरेनियम 92 यूरेनियम 238 का, डिके करता है 3 अल्फा पार्टिकल और 2 बीटा पार्टिकल्स के साथ। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या होगा रिजल्टिंग न्यूक्लियस का? तो 92 यूरेनियम 238 इसने बनाया कोई एक एलिमेंट, मान लेते हैं X, ठीक है, ये इसका Z है और ये इसका A है, प्लस 3 तो इसने दिए अल्फा और 2 दिए इसने बीटा, -1 बीटा 0 हुआ और 2 अल्फा 4 हुआ। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, आगे हमें ऐड करना है Z + 2 - 1 बराबर 92। तो उसका जो Z की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 91। 91 देखो, ओ थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, अल्फा यहाँ पे 3 है तो 3 दूनी 6 होगा और ये 2 हैं तो 6 - 2, तो Z + 4 बचेगा, वो 4 यहाँ जाएगा, 92 - 4 और ये हो जाएगा 88। तो Z की वैल्यू हो जाएगी हमारी 88। हम जो है A को निकाल के भी कर सकते थे, अभी Z से ही हो गया तो A निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको निकालना है तो आप A वाला भी कंपेयर कर सकते हैं, वहाँ पे क्या होगा 12 घटा देना पड़ेगा और 12 घटा दोगे तो 226 आ जाएगा। इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर फंक्शन ऑफ मॉडरेटर इज, तो मॉडरेटर का काम क्या है कि जो फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स हैं उनको स्लो करने का काम होता है मॉडरेटर का। अब मैजिक नंबर का कौन सा एग्जाम्पल है? तो इसमें मैजिक नंबर का एग्जाम्पल है 28। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है सही आंसर होगा। मैजिक नंबर यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं आपके लिए, 28, 20, 28, 50, 50, 82 और 126। ठीक है, तो 28 भी है और 50 भी है, तो दोनों इसमें हमारे जो है मैजिक नंबर है, तो आप कोई भी आंसर देख सकते हैं, दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियस इज इक्विवेलेंट टू, न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी किसके बराबर होती है? तो न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी होती है हमारा जो मास डिफेक्ट है जो कि एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, वही उसकी बाइंडिंग एनर्जी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। 65 पे चलते हैं, बैलेंस करनी है, तो हमें बैलेंस करके बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे निकला क्या होगा। तो 13 + 2 15 है, ये भी 15 ये भी 15, मतलब जो भी होगा उस पर नीचे तो 0 होगा, ऊपर देखो 27 और 4 31 और यहाँ 30 है, मतलब ऊपर 1 होगा। तो ऐसा सिर्फ एक ही पार्टिकल में होता है 0 and 1। ठीक है, तो वो हो गया हमारा न्यूट्रॉन। 65 का ए हमारा आंसर हो जाएगा। 66, एक प्योर सैंपल है जिसकी हाफ लाइफ 5 आवर्स है। आफ्टर सर्टेन टाइम रेशियो of number of decayed atom to the number of remaining undecayed atom is 7:1। ठीक है, डिकेड हो गए और अनडिकेड हो गया, ये हो गया 7:1। ठीक है, तो हमें बताना है कि टी क्या है, वो कौन सा टाइम होगा जिसके बाद ये वाला रेशियो मिलेगा। हाफ लाइफ दी है और रेशियो निकालना, तो करना कुछ नहीं है, टोटल करो इनको, 8 हो गया। ठीक है, टोटल 8 है। अनडिकेड बताना होता है ना हमें कि कितना बचा है, 1 बचा है कितने में से, 8 में से, तो ये आ गया हमारा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल दैट इज अनडिकेड। तो सिंपल सी बात है, रेशियोस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगा। और 1/8, 1/8 कितनी हाफ लाइफ के बाद होता है? पहली हाफ लाइफ के बाद होगा 1/2, दूसरी के बाद 1/4, फिर हो जाएगा 1/8। 1 2 3 हाफ लाइफ जब हम लेंगे, 5 आवर पहली हाफ लाइफ है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था इसको, बस इसने लैंग्वेज ऐसी दी थी, रेशियो के हिसाब से करना था।
नेक्स्ट, स्टेबिलिटी बताओ न्यूक्लियस की न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन के रेशियो के हिसाब से। तो जो जोन ऑफ स्टेबिलिटी के ऊपर हैं वो बीटा एमिशन के लिए जाते हैं, और जो नीचे हैं वो पॉजिट्रॉन और के इलेक्ट्रॉन कैप्चर के लिए जाते हैं। थर्ड जो है, ऑल एलिमेंट विद Z ग्रेटर देन 83 आर नेचुरली रेडियो एक्टिव। तो इसको जब हम करेंगे तो इसका आएगा ऑप्शन नंबर डी। कैसे? जो जोन ऊपर है न्यूट्रॉन बाई प्रोटॉन का रेशियो है ना, वो हमें क्या करना है, लो करना है। तो लो करने के लिए प्रोटॉन कम होंगे तो वो बीटा एमिशन करेगा। जो नीचे है उसके लिए बढ़ाना है तो के इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा, और उससे जो है नीचे ये वाला होके जो है ये रेशियो स्टेबल हो जाएगा। 83 के ऊपर लगभग सारे रेडियो एक्टिव शुरू हो जाते हैं। एक्टिनाइट्स वगैरह होते हैं यहाँ पे, जनरली वो रेडियो एक्टिव होते हैं। ऑप्शन डी हो गया। 68, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कर्व शोज अ मैक्सिमम नियर Fe56, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस ट्रेंड। तो यहाँ पे मैक्सिमम हो जाता है तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा कि इसके बाद जो हैवी न्यूक्लियाई होंगे, इससे हैवी जो न्यूक्लियाई होंगे वो फिर टूटना शुरू करेंगे। आयरन तक स्टेबिलिटी हो गई, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो हैवी न्यूक्लियाई की टेंडेंसी ओके, यहाँ पे फ्यूजन है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अगर फिजन होता तो ये ऑप्शन हो जाता, लेकिन यहाँ पे फ्यूजन बोला हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी होगा। हैवी न्यूक्लियाई कहाँ जाएंगे? हैवी न्यूक्लियाई जाएंगे फिजन में। तो लाइट न्यूक्लियाई क्या करेंगे? जब हैवी वाले टूट रहे हैं तो छोटे वाले अपना जुड़ने का जो है सीक्वेंस फॉलो करके न्यूक्लियर फ्यूजन करेंगे। तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। 69, मास दिया हुआ है हीलियम न्यूक्लियस का, प्रोटॉन का मास दिया हुआ है, न्यूट्रॉन का मास दिया हुआ है, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमें काउंट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे मास डिफेक्ट निकालेंगे। ठीक है, मास डिफेक्ट कैलकुलेट करेंगे, एक्चुअल जितना आएगा और थ्योरेटिकल जितना आएगा। तो ये हमें दिया हुआ है कितना, थ्योरेटिकल। कैलकुलेट करने के बाद जब हम देखेंगे मास डिफेक्ट के लिए, सबसे पहले देखो प्रोटॉन कितने होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे और 2 न्यूट्रॉन होंगे। तो 2 × 1.00728 प्लस 2 × 1.00867, ये हमेशा कम आएगा किससे, 4.0015 से, क्योंकि कुछ ना कुछ मास जो है वो हमारा एनर्जी में कन्वर्ट हो गया होगा। तो जब हम इस मास डिफेक्ट को निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0.0304 AMU। यहाँ तक हमारा काम हो गया, आधे से ज़्यादा। अब हमें जो है बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है, तो डेल्टा इक्वल्स टू होता है मास डिफेक्ट जो है डेल्टा M इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये है, उसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो हमारा आंसर आ जाएगा। तो मास डिफेक्ट निकालना है, उसको इस फॉर्मूले में रखना है और हमारा जो है एनर्जी वो आ जाएगी। एक रेडियो एक्टिव सोर्स है, 2 रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं X और Y। इनिशियली एक्टिविटी ऑफ X इज ट्वाइस दैट ऑफ Y, आफ्टर हाउ मेनी आवर्स विल देयर एक्टिविटीज बी इक्वल। तो यहाँ पे जो है लैंग्वेज हमें समझनी पड़ेगी, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। तो एक्टिविटी क्या होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ही होता है। सपोज हमारे जो Y की एक्टिविटी है वो N है और X की एक्टिविटी देखा जाए तो क्या है, इनिशियली एक्टिविटी ऑफ X इज ट्वाइस दैट ऑफ Y, ये 2N हो जाएगी। अब हमें बताना है कि कितने आवर्स के बाद इनकी एक्टिविटी इक्वल होगी। सपोज इसकी एक हाफ लाइफ हमने ली N/2, ठीक है, इसकी एक हाफ लाइफ हमने ली, ये बना N, इसकी एक और हाफ लाइफ हमने ली, ये बना N/2। तो आ गया हमारा जो एक्टिविटी थी या जो कॉन्सेंट्रेशन थी वो आ गई इक्वल। तो ये जो चीज़ इक्वल आई, ये किस टाइम पे आ रही है, तो देखो इसकी टी हाफ थी 4 आवर, इसकी 2 आवर और 2 आवर की 2 टी हाफ की टाइम हमने लिया। तो एक्चुअली देखा जाए इसका 4 घंटे और इसका 4 घंटे,
दोनों मिला के जब हम इनको रिएक्ट करने छोड़ देंगे तो इनकी एक्टिविटी सेम हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन नंबर, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर की बात हो रही है, ये CrO5 की। Cr, इसमें पेरोक्साइड लिंकेजेस होती हैं, ठीक है। तो ये -1 -1 -1 -1 और ये -2, ठीक है। तो अब बस इसमें क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वहाँ पे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि x माइनस सबको कैलकुलेट करके 6 और ओवरऑल कोई चार्ज नहीं है तो x इक्वल्स टू +6, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 72, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये कह रहा है रिड्यूसिंग एजेंट या रिडक्टेंट एक स्पीशीज है जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करती है। तीसरा, रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का डिक्रीज होता है। तो हम सबसे पहले इसमें एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तीसरा देखो क्या है कि रिडक्शन प्रोसेस में ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होता है, तो ये तो सही है, ठीक है। तो इसको सही मानेंगे। रिड्यूसिंग एजेंट वो है जो लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। ऑक्सीडेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यानी ये वाला हट गया और ये हमारा सही हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 72 का हमारा आंसर हो जाएगा बी वाला, फर्स्ट वाला गलत हो गया। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट बताना है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। तो इक्विवेलेंट वेट हो जाता है m जो है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। n फैक्टर कहाँ से निकलता है कि कितना चेंज ऑक्सीडेशन स्टेट में हो रहा है। तो इसको हम लिखेंगे Cr2O7 2-। और जब आप एसिडिक मीडियम की इसकी कंप्लीट रिएक्शन देखोगे तो ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा Cr3+ वाले स्पीशीज में। यहाँ पे अगर हम देखें 7 2 14, उसमें से 2 गया 6, तो ये +6 से +3 वाली स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाएगा। आप डी ब्लॉक में K2Cr2O7 की रिएक्शन पढ़ते हो तो उसमें जब आप देखोगे तो ये इस वाली स्पीशीज में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो n फैक्टर क्या होता है, n फैक्टर होता है कि कितना इलेक्ट्रॉन का या ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हुआ। n फैक्टर यहाँ पे 3 है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 हमारा आंसर हो जाएगा। की डिफरेंस बताना है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में। वैलेंसी कैन बी 0 बट ऑक्सीडेशन नंबर कैन नॉट, ये तो नहीं है। वैलेंसी हमेशा होल नंबर होती है, ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी फ्रैक्शनल। न्यूमेरिकली आइडेंटिकल होते हैं, जरूरी नहीं है। वैलेंसी प्लस और माइनस साइन की होती है, ऑक्सीडेशन नहीं। तो देखो ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है, ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। क्यों? क्योंकि हमने देखना है अभी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल होंगे जिनमें 2.5 1.5 ऐसी ऑक्सीडेशन नंबर स्टेट आ जाएंगी, तो ये फ्रैक्शनल हो सकती है लेकिन वैलेंसी हमेशा होल नंबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिएक्शन है, इसमें बताना है कौन सा सबस्टेंस है जो रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है। रिडक्टेंट यानी रिड्यूसिंग एजेंट, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हुआ होगा, ठीक है। तो सीधी सीधी बात है, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बड़ा होगा। एल्यूमिनियम यहाँ पे 0 पे और यहाँ पे देखोगे तो ये हो जाएगा +3 में, तो ये बड़ा है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ यहाँ से यहाँ तक, तो यही हमारा रिडक्टेंट होगा। 75 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है मार्शल एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है सल्फर का। तो इसका स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होती है, और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ये -2 ये -2 ये -1, तो दोनों सल्फर की आएगी +6 हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो बी ऑप्शन हो गया। आगे देखो n फैक्टर KMnO4 जब रिएक्ट करता है स्ट्रांगली एल्कलाइन मीडियम में टू फॉर्म K2MnO4, तो कुछ नहीं करना है, n फैक्टर निकालना है अगेन हमें। n फैक्टर यहाँ पे तो आसान है, इसने क्या दिया है MnO4 माइनस KMnO4 से आया, ये चेंज हो गया किसमें MnO4 2- में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +7,
यहाँ पे हो गई +6। चेंज कितने का आया, n = 1 का, तो m/1 का आ जाएगा। और देखो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर है, n फैक्टर इसका 1 हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ नॉन रिडॉक्स रिएक्शन। तो जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं हो रहा होगा वही नॉन रिडॉक्स रिएक्शन है। और सबको ट्राई करने से पहले एक बार देख लो और उसके बाद सीधे सीधे बी पे हम टिक लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, ये बेस है और ये एसिड है, ये बना है सॉल्ट और ये वाटर, तो ये है हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट, एक बैलेंस रिएक्शन है रिडॉक्स वाली और हमें स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट x और y को फाइंड आउट करना है। तो देखो इस तरह की जब भी रिएक्शन होती है डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना, ऑप्शन जो जो रखें डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल करो। 2-5 रख के देखो क्या ये बैलेंस हो रही है, 2-2 रख के देखो क्या ये बैलेंस हो रही है, 5-2 रख के देखो और 5-5 रख के देखो, वो सबसे बेस्ट इसका आंसर होगा। और जब हम इसको हिट एंड ट्रायल से करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए से ही ये सेटिस्फाई हो जा रही है। ठीक है, जब ए रखोगे x की जगह 2, y की जगह 5, तो हमारा जो है हिट एंड ट्रायल से ये बैलेंस हो जाएगा। 80th क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है ब्राउनिंग कॉम्प्लेक्स में। तो ये याद रखने वाली चीज़ है, ये +1 में रहता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है NO+1 वाला लिगेंड की फॉर्म में कंबाइन रहता है, H2O न्यूट्रल है तो Fe+1 में आ जाता है। ठीक है, इसको तोड़ोगे जब तो ये SO4 2- हो जाएगा, ये 2+ हो जाएगा और ये +1 इधर जाके -1 होके Fe+1 बन जाएगा। नेक्स्ट, इक्विवेलेंट वेट बताना है क्रिस्टलाइन ऑक्जेलिक एसिड का जब ये एक रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा हो। रिडक्टेंट बोले तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, या तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ ऑक्सीजन या फिर लॉस ऑफ ऑक्सीजन। तो सीधे सीधे इसको करो, C2O4H2 है जो, इसको जब हम लिखेंगे तो ये क्या होता है, COOH COOH। अब ये एक रिडक्टेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब हाइड्रोजन रिमूव होने हैं, CO- ये बन गया और 2H+ आ गया हमारा। ठीक, तो इक्विवेलेंट वेट में n फैक्टर बहुत अलग अलग तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये इसकी क्या है, बेसिसिटी। तो n फैक्टर एसिड और बेसिस के लिए क्या होता है, एसिडिटी या फिर बेसिसिटी। ठीक है, तो n फैक्टर यही हो गया। अब इसकी बेसिसिटी 2 है और मॉलिक्यूलर मास ये है, तो कुछ नहीं करना, 126 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 63 आपका आंसर आ जाएगा। पर पता होना चाहिए कि यहाँ पे हुआ क्या। 82nd क्वेश्चन, ऑक्सीडेशन नंबर बताना है 2 नाइट्रोजन एटम्स का अमोनियम नाइट्रेट में। तो इसको सीधे सीधे तोड़ लो, NH4+ और NO3- और कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे आ जाएगी -3, यहाँ पे 3 2 जा 6, उसमें एक गया तो ये आ जाएगी +5। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको तोड़ लोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 83rd क्वेश्चन, इन द रिएक्शन हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड पर मोल ऑफ कॉपर रिएक्टेड। तो रिएक्शन ये दी हुई है और बताना है कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ट्रांसफर रहे हैं। तो कॉपर से कॉपर 2+ गया, कैसे बना होगा, और 2Ag+ को जब हमने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए होंगे तो कैसे बना होगा, ये बना होगा। ओवरऑल जब हम इसको ऐड कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन तो कैंसिल हो रहे हैं, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 मोल यहाँ पे, 2 मोल यहाँ पे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2 मोल की कॉपर ने 2 मोल इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, वो Ag के 2 मोल ने एक्सेप्ट करे। 84th, ऑक्सीडेशन बताना है H2S का HNO3 के द्वारा जो किया जाएगा सल्फर और NO2 में। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो H2S ऑक्सीडेंट है। ठीक है, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, H2S का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो तो रिडक्टेंट है। ठीक है, सल्फर ऑक्सीडाइज हो रही है -2 to 0। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है, ये सही हो सकता है। नाइट्रोजन ऑक्सीडाइज हो रही है, देखो वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो उसका खुद का रिडक्शन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। HNO3 इज रिडक्टेंट, अगेन मैंने बात की थी कि रिडक्टेंट वो होगा जो जिसका ऑक्सीडेशन होगा। तो 84 का
ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। सल्फर -2 से 0, ये इंक्रीज है, +2 का इंक्रीज है, तो इसका ऑक्सीडेशन हुआ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड डज फॉस्फोरस हैव लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट? तो निकाल के देख लो। +3 + x - 4 2 = 8 = 0। यहाँ पे आ जाएगा x +5, ये +5 में है, ठीक है। H3PO3 ये +3 + x - 6 = 0, तो x हो गया ये +3 में है। H3PO2 कर लो, +3 + x - 4 = 0, ये आ गया +1 में। और ये जो है ऑब्वियस है, ये डाइमर है तो ये हायर में ही होगा, ठीक है। इन्हीं में से किसी एक का डाइमर अगर हम बना लें तो जनरली ये हायर ही होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आ गया लोएस्ट, +1 से नीचे नहीं जा सकता है, तो ये हमारा आंसर हो गया। 86th क्वेश्चन, ये आपको पहले बैलेंस करना पड़ेगा, और जब आप बैलेंस कर लोगे तो उसके बाद देखा जाएगा कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। बैलेंस करने के बाद देखेंगे कि टोटल कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो जब आप उसको बैलेंस कर लोगे तो उसके बाद आएंगे हमारे ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर होगा, क्योंकि AS जाएगा यहाँ पे +3 से +5 में, तो आर्सेनिक के रिस्पेक्ट में 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होगा, और सल्फर के उसमें होगा -2 से जा रहा है ये +6 में, -2 से जा रहा है +6 में, तो ये हो गया 8 इलेक्ट्रॉन का चेंज, ठीक है। अब जब इसको बैलेंस करोगे, यहाँ पे 3 है, ठीक है, और यहाँ पे सिंगल है, तो अगर इसका 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो जनरली 8 3 = 24 ही हो गया सल्फर के लिए। और आर्सेनिक के लिए देखो क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का कॉन्ट्रीब्यूशन था, 2 आर्सेनिक है, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 = 4 हुआ, तो दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो टोटल हमारे 28 इलेक्ट्रॉन का हमारा एन फैक्टर आ जाएगा। आगे अगेन यही है कि इसको ऑक्सीडाइज करा गया है और इक्विवेलेंट वेट बताना है, तो सीधे सीधी बात है कि इक्विवेलेंट वेट होगा एन फैक्टर का डिवाइड करके, और एन फैक्टर हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में भी बता सकते हैं। देखो Fe 3+ में करना है और CO2 से करना है, तो Fe यहाँ पे क्या है, ये -2 में है, ये +2 में, तो Fe +2 से हम ले जा रहे हैं +3 में, तो चेंज कितने का हुआ, 1 का हुआ, ठीक है। तो एन फैक्टर हो गया 1, तो सीधी सीधी बात हो गई हमारी ऑप्शन नंबर, ओके टोटल देखना है, ठीक है। ये -2 से CO2 में जा रहा है, ठीक, यहाँ पे इसमें भी इंक्रीज होगा और इसमें होगा यहाँ पे +2 से यहाँ पे अगर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें C2O4 2-, तो यहाँ पे कार्बन की कितनी हो जाएगी, 2x - 8 = -2, और x = आ जाएगा +3, और CO2 में आ जाता है ये +4 का, तो 1 का चेंज यहाँ पे हुआ, और कितने हैं हमारे, 2 हैं, C2O4 से 2 मोल CO2 निकलेंगे, तो यहाँ से 1 का चेंज होगा और 2 हमारे पास हैं CO2 के, तो ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकले और आयरन के उससे 1 इलेक्ट्रॉन निकले, तो m/3 वाला हमारा आंसर हो जाएगा। टोटल एन फैक्टर हमारा 3 होगा। 88th, टेट्राथायोनेट आयन, व्हाट आर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4 सल्फर एटम्स रिस्पेक्टिवली? तो इसका हमें स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, ऐसे हो जाएंगे हमारे 4 सल्फर इसमें जुड़े रहते हैं, और ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। और इसके बाद अगर हम देखें तो बीच वाले सल्फर्स की हमेशा 0 होती है, ठीक, बीच वाले सल्फर की हमारी हमेशा 0 होती है, और जो ये वाले हैं साइड वाले, इनकी +5 होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा हमको मेनली मतलब ये है कि ये जो बीच वाले हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, तो बीच वाले जो हैं उनकी 0 होगी और किनारे वालों की +5 होगी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये डिसप्रपोर्शनेट रिएक्शन है जिसमें कि Cl2 और OH का रिएक्शन होके ClO3- बन रहा है, तो कौन सा इसको करेक्टली डिस्क्राइब करेगा इक्विवेलेंट वेट के रिगार्डिंग Cl2 के?
अभी देखो, पहले हम ऑक्सीडेशन स्टेट का निकाल लेते हैं, कितना चेंज आ रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन कितने का चेंज आ रहा है। तो देखो Cl से Cl माइनस आ रहा है और यहाँ पे ClO3 भी बन रहा है। तो ओवरऑल जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा और कितने मोल हैं, 3 मोल है। तो 3m तो इसका मास हो गया और चेंज आया 5 का, 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज आएगा ओवरऑल जब हम इसको निकालेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोवेलेंट नेटवर्क सॉलिड। तो कोवेलेंट भी होना चाहिए और नेटवर्क सॉलिड होना चाहिए। तो इसका आंसर है हमारा सिलिकॉन कार्बाइड SiC। ठीक है, I2 नहीं होगा, MgO एक तरह से आयनिक हो गया, P4O10 नहीं होगा। 91 मल्टीपल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है कि कंसिडर करो फॉलोइंग स्टेटमेंट एमॉर्फस सॉलिड के बारे में। ये आइसोट्रोपिक होते हैं, सही है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, इनका एक रेंज में होता है, ये गलत है। इर्रेगुलर क्लीवेज व्हेन कट, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन इसका गलत है। तो 91 का हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। 92, एक एलिमेंट क्रिस्टलाइज करता है FCC लैटिस में अगर एज लेंथ यूनिट सेल की 400 पिकोमीटर है तो रेडियस क्या होगा उस एटम का। तो अब हमें यहाँ पे एक रिलेशन पता होना चाहिए। अगर हम FCC बनाए, मैं एक ही फेस ले रहा हूँ उसका ताकि हमें चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए, और इसको इस तरह से बना रहा हूँ कि एक फेस पे एटम होता है, ये एक्चुअली में क्या होगा, चिपके होंगे ऐसे। ठीक है, ऐसे चिपके होंगे एक फेस के थ्रू। ठीक है, इस तरह से, लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ बना रहा हूँ। तो हमें क्या बताना है, देखो यूनिट सेल की एज लेंथ दी हुई है, ये A एज लेंथ है, ये कितनी है 400 पिकोमीटर, और हम निकालते हैं यहाँ पे रेडियस। इसकी हो जाएगी R, इसकी हो जाएगी 2R, इसकी हो जाएगी R, तो ये हो जाता है 4R। ठीक है, और यही डायगोनल है A√2 के बराबर। और जब आप इस रिलेशन में वैल्यू रखोगे तो R की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर A आ जाएगी। हमने कुछ नहीं करना है, R = A 400 लिखना है और √2 लिखना है। तो 4 से ये कुछ इस तरह हो जाएगा, 4 × R = 400 और √2 की वैल्यू लिख दी 1.414। ठीक है, तो ये 100 टाइम्स कट गया, तो R = ये क्या हो जाएगा 141.4 पिकोमीटर। ठीक है, यूनिट भी चेंज नहीं करनी है। नेक्स्ट 93, 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर लैटिस में कितने नियरेस्ट नेबर होंगे अगर कोई एक इंटीरियर लैटिस पॉइंट है। तो 2 डायमेंशनल की बात हो रही है, या तो स्क्वायर होगा या रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल की बात हो रही है, इंटीरियर पॉइंट ये हो गया। अब कितने नियरेस्ट नेबर हो सकते हैं, 2 डायमेंशनल फिगर है, एक, जितने कॉर्नर है उतने ही तो होंगे, तो ये हो गया 1 2 3 4। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा, 4 ही इसमें जो है नियरेस्ट नेबर होंगे। पैकिंग फ्रैक्शन बताना है सिंपल क्यूबिक का, तो ये होता है एफिशिएंसी 52% और 0.52 इसका पैकिंग फ्रैक्शन होता है। 94 का ऑप्शन नंबर सी। 95, विच टाइप ऑफ solid is characterized by low melting point, softness and electrical insulation in both solid and liquid state। ठीक है, सॉलिड और लिक्विड में दोनों में इंसुलेटर होना चाहिए, लेकिन क्या है मेल्टिंग पॉइंट भी लो, सॉफ्ट होना चाहिए। तो ऐसा कौन सा सॉलिड होता है, तो इसका आंसर है हमारा सी, मॉलिक्यूलर सॉलिड। जैसे हमने आइस की बात की थी, मेल्टिंग पॉइंट और सॉफ्टनेस, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। ठीक है, तो वो सब इसमें यहाँ पे अप्लाई हो गया। 2 एलिमेंट X और Y फॉर्म होते हैं और ये बनाते हैं CCP लैटिस। तो CCP लैटिस दिया हुआ है, X के कैटाइन बनाते हैं सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को जो है फिल करके, और जो Y है वो CCP लैटिस पे है। तो फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, लैटिस बनाना पड़ेगा हमें। तो Y जो है CCP पे 8 कॉर्नर्स पे है, 1/8 का कंट्रीब्यूशन होगा, तो Y तो 1 आ गया। अब X क्या है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, देखो
जितने हमारे पास CCP में 4 एटम्स होते हैं तो उतने ही हमारे पास Z के बराबर ही हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं। ठीक है, X भी हमारे पास 4 हो जाएंगे, और ये जो है लेटिस पॉइंट पे है, एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं होके सिर्फ कॉर्नर पे नहीं है बल्कि लेटिस पॉइंट पे है। तो अगर हम लेटिस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो कॉर्नर का तो 1/8 से आ जाएगा, प्लस 3 आ जाएगा फेस सेंटर से, तो टोटल आ जाएगा 4। y भी 4 है और x भी 4 है, तो x4 y4 हो जाएगा। CCP यानी कुछ नहीं FCC की तरह, तो z वहाँ पे 4 होता है। xy इसको अगर हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो xy हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन बॉडी सेंटर, BCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल या Z उसका 2 होता है। 98th क्वेश्चन पे चलेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिट सेल इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट बताना है। यूनिट सेल स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होती, ये तो करेक्ट है, तो ये हमें नहीं लेना है। ज्योमेट्री ऑफ यूनिट सेल इज डिफाइंड बाय 6 पैरामीटर, ये भी करेक्ट है, ये नहीं लेना है। 14 टाइप्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस होते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी नहीं लेना है। तो लास्ट वाला ये हो गया कि प्रिमिटिव यूनिट सेल जिसके एटम कॉर्नर पे होते हैं और सेंटर पे, तो ये वाला हमारा बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि प्रिमिटिव वो होते हैं जिसमें सिर्फ लैटिस पॉइंट या कॉर्नर्स पे ही एटम्स होते हैं। 99 क्वेश्चन है, अगर रेडियस दिया हुआ है BCC लैटिस का R, तो एज लेंथ किससे दी जाएगी। तो इसको अगेन हमें सॉल्व करना पड़ेगा। BCC के लिए हमें पूरा लैटिस यहाँ पे बनाना पड़ेगा BCC का। मैं सिर्फ जो लैटिस पॉइंट हमें कंसीडर करने हैं वो वाले बनाऊंगा। ये हमारी एज लेंथ हो गई, और हमें देखना होता है बॉडी डायगोनल। तो क्यूब का डायगोनल का फॉर्मूला होता है a√3, और अगेन यहाँ पे ये r आएगा, ये 2r और ये r, तो ये आ जाएगा 4r के बराबर। और हमें बताना है r क्या होगा, तो a√3 डिवाइड बाई 4। तो ऐसा कोई ऑप्शन है। अच्छा, एज लेंथ बतानी है, ठीक है, तो यहाँ से a निकाल लो, r इंटू 4/√3, 4r/√3। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। 99 का ऑप्शन नंबर सी। 100 पैकिंग का क्वेश्चन है। इन एन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर ऑफ स्फीयर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्फीयर इज। तो ये आपको याद करना होगा, HCP में कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ठीक है। 101 2D लैटिस की बात हो रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉसिबल 2D ब्रेविस लैटिस। 2D की बात है, हेक्सागोनल, स्क्वायर, फेस सेंटर, रेक्टेंगुलर और रोम्बिक। तो 2D की बात हो रही है अगर, तो FCC तो हमने कहाँ देखा था, ये तो हमने 3D में देखा है, क्यूब होता है, तो ये 2D नहीं है, बाकी तीनों जो है 2D है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल FCC इज 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, उसकी एज लेंथ 100 पिकोमीटर है। नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करने 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल में, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ क्रिस्टल में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करना है। तो ये कैसे निकलेगा, देखो सबसे पहले हमें पता है डेंसिटी Z मोलर मास अपॉन Na इंटू AQ, ठीक। अब इसका अप्रोच ये होगा कि यहाँ से पहले हम मोलर मास निकालेंगे, मोलर मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू Na, मैं अभी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ इसकी, और 100 का क्यूब डिवाइड बाय Z FCC के लिए 4 होता है, मोलर मास हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व नहीं करना है, उसका रीजन आ गया है। अब हमें बताना है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 ग्राम। तो हमें पता है नंबर ऑफ एटम के लिए नंबर ऑफ मोल चाहिए, गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो हमने ये निकाला है, ठीक है। और अगर उसमें हम एटम्स का निकालें तो उसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये Na। अब हम जब इस पे वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन m की वैल्यू क्या थी 10 इंटू Na इंटू 100 का क्यूब, ये 100 जो है यहाँ पे पिकोमीटर में है,
और उसके बाद यहाँ पे अपॉन में 4 था वो ऊपर चले गया, और इनटू में एक Na था, Na से Na कट गया। ठीक है, तो घुमा फिरा के जब हम इसको लास्ट में सॉल्व करेंगे तो 102 वाला जो है उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ये बस उसके बाद हमें 10 की पावर ही रीअरेंज करनी है, 4 हमारी न्यूमेरिकल पावर आ गई है। ठीक, नेक्स्ट चलेंगे। विच बाइंडिंग फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ सॉलिड आर्गन। अब आर्गन जो है मोनो एटॉमिक रहता है, तो उसमें किस तरह का फोर्स रहेगा जो उसको स्टेबल करेगा, वो होता है लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ये स्पेशली जो है नोबल गैसेस में पाए जाते हैं इस तरह के फोर्स, वैंडरवाल फोर्सेस टाइप के ही होते हैं। नेक्स्ट 104 पे चलेंगे। सीसीपी अरेंजमेंट में अगर हम चलें तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है इक्वल होते हैं, बिल्कुल होते हैं। नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल डबल होते हैं ऑक्टाहेड्रल के या जेड के, ये भी सही है। पैकिंग एफिशिएंसी 68, ये नहीं, ये 72 होती है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत है, या थर्ड हमारा गलत है। जहां जहां थर्ड होगा वो हटा दो, ये हट गया, ये हट गया, ऑल ऑफ द अबव में भी हट गया, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 105, एक मेटल जो है क्यूबिक लैटिस में क्रिस्टलाइज होता है, इसके कॉमन एलोट्रोपिक फॉर्म बीसीसी और एफसीसी है। रेशियो बताना है डेंसिटी का एफसीसी फॉर्म टू द बीसीसी फॉर्म, अज्यूमिंग द एटॉमिक रेडियस रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द फेज ट्रांजिशन। ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस को कांस्टेंट रखना है और बाकी चीज़ें निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। रो इक्वल्स टू जेड एम अपॉन एन ए इंटू ए क्यू, ये होता है। ठीक है, m सेम ही चीज़ है, ये हटा दो, na सेम ही चीज़ है, ये हटा दो। यहाँ से आ जाएगा रो इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन ए क्यूब। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या थी, अभी हमने बात की थी कि FCC में 4r इक्वल्स टू √2a था, BCC में 4r इक्वल्स टू √3a था। ठीक है, r हमारा कांस्टेंट है, हमें बस a के रिस्पेक्ट में करना है। तो अगर हम रो FCC की बात करें और अपॉन रो बीसीसी की बात करें तो ये क्या होगा, जेड एफसीसी अपॉन जेड बीसीसी इंटू ए बीसीसी वाले का क्यूब अपॉन ए एफसीसी वाले का क्यूब। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जेड एफसीसी का 4 होता है और इसका 2 होता है। बीसीसी के लिए ए क्या है, 4r अपॉन √3 का क्यूब अपॉन इसके लिए क्या होगा 4r अपॉन √2 का क्यूब। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, इसके बाद सिर्फ सॉल्व करना है, r से r क्यूब से r क्यूब कट जाएगा, वैल्यू सॉल्व करनी है, तो 1.09 जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा है वो हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मल्टी स्टेप फॉर्मूले के लिए एक क्वेश्चन है। अ सॉलिड इज मेड अप ऑफ 3 एलिमेंट A B C. Atom of A form cubic close packing lattice, atom of B occupy half of the tetrahedral voids, and atom of C occupy all octahedral voids. If all atom along one body diagonal are removed, what is the new simplest formula of the compound? तो इसको हम ऐसे करेंगे, हमें करना है ये है, और यहाँ से एक बॉडी डायगोनल के जितने भी एटम होंगे उनको हमें रिमूव करना है। ठीक है, और जब हम इनको रिमूव कर लेंगे तो उसके बाद बताना है कि क्या क्या हमारे चेंजेस आए होंगे। सपोज अगर मैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड वाले को रेड से दिखा रहा हूँ, तो ये कहाँ होता है, यहाँ पे होता है एक बॉडी सेंटर पे, और बाकी सारे एच सेंटर्स पे होता है। ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे अगर हम, तो इसका एक हटेगा, एक तो ये हटेगा, एक ये हटेगा और एक ये हटेगा। ठीक है, तो अगर हम देखें वापस जाके अपने क्वेश्चन में, जो कि
ठीक है, तो जैसा मैंने डायग्राम बनाया था, तो ए के एटम सीसीपी में, तो ए का कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, ए के होंगे सीसीपी में, तो इसका 4 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा ओवरऑल। बी ऑक्यूपाई कर रहे हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, वो भी हाफ, तो टेट्राहेड्रल वॉइड क्या होते हैं, 8 होते हैं, लेकिन हाफ है, बी का कंट्रीब्यूशन ओवरऑल 4 हो जाएगा। और सी भी ऑल ऑक्टाहेड्रल है, तो पहले तो ये होना चाहिए था। अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट, तो देखो इसको नेक्स्ट देखेंगे अब हम। ठीक है, हमने कॉर्नर के हटाए थे, कॉर्नर पे होते हैं 8 इंटू 1/8 और प्लस जो है FCC के 3 है, तो फेस पे हमने कुछ नहीं करना है, बॉडी डायगोनल से हटाने। कॉर्नर पे देखोगे तो ए के हमने 2 हटाए हैं, यहाँ पे देख सकते हो ए के 1 और 1 2 हट रहे हैं, तो ओवरऑल कितने बच गए, 6 बच गए। 6 इंटू 1/8 प्लस 3, ये होगा 3/4 और ओवरऑल हो जाएगा ए 15/4। ठीक है, सी जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में है और सी का एक एटम हट जाएगा। ठीक है, एक ही एटम हटेगा, तो नया जो सी का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा वो होगा 3, और बी में तो कोई चेंज नहीं आएगा क्योंकि वो जो है बॉडी डायगोनल के दूसरी साइड को होता है, बॉडी डायगोनल के इधर, ये जो इस वाले फेस में बनता है, ये वाले फेस में। ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे कोई रोल नहीं आएगा। तो B का वही रहेगा, B हो गए 4। अब हम बनाते हैं इसको, A आ जाएगा 15/4, B का आ जाएगा 4, C का आ जाएगा 3। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो A 15, B 16 और C आ जाएगा 12। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसको आप करेक्ट कर लेना, यहाँ पे 12 है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक 3D लैटिस कंसिडर करना है जहाँ पे ए बी सी तीनों बराबर नहीं है, लेकिन 2 एंगल 90 डिग्री है और एक एंगल 90 डिग्री नहीं है। दूसरा, नंबर ऑफ लैटिस पर यूनिट सेल जो है 2 दिए हैं, तो प्रिमिटिव में एक ही होते हैं, तो ये हट गए। उसके बाद ये वाली चीज़ मोनोक्लिनिक के लिए होती है, तो ये वाला ऑप्शन हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे 108 पे। एक क्रिस्टल बना है 2 टाइप ऑफ एटम के, M और N से। M फॉर्म करता है सिंपल क्यूबिक लैटिस और N एटम प्लेस किए जाते हैं ओनली हाफ ऑफ क्यूब फेसेस। व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ N एटम्स पर यूनिट सेल एंड व्हाट इज द इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स इन नेक्स्ट। ठीक है, तो इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम बताने हैं इस नॉन स्टैंडर्ड यूनिट सेल में। M तो सिंपल क्यूबिक बनाता है, ठीक, और हमें बताना है N कहाँ होते हैं, ओनली हाफ ऑफ क्यूब फेसेस। तो क्यूब के होते हैं 6 फेसेस, उसमें से 3 फेसेस पे हमारे सिर्फ N है, 3 फेसेस पे N है, तो फेस का कंट्रीब्यूशन होता है हाफ का, तो 3 इंटू 1/2 यानी कि 1.5 का कंट्रीब्यूशन हो जाएगा N का। N का कंट्रीब्यूशन 1.5 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। और ये ओवरऑल है, देखो M तो सिंपल क्यूबिक है, M का 1 होगा और जो बाकी चीज़ें हैं उसका 2.5 हो जाएगा, 1 के साथ 1.5 जोड़ के, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 109, एक मेटेलिक एलिमेंट है जिसका BCC लैटिस है और डिफरेंस नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर का, तो ये कुछ नहीं है, ये उसकी एज लेंथ दी है, A दिया हुआ है, और डेंसिटी कैलकुलेट करनी है अगर एटॉमिक मास 50 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, Z BCC के लिए 2 होता है, मोलर मास दिया है 50 ग्राम पर मोल, अपॉन एवोगैड्रो नंबर 6.6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 और 350 पिकोमीटर का क्यूब।
अब कुछ नहीं करना होगा, पिकोमीटर को यहाँ पे बस मीटर में चेंज करना है, तो 350 इंटू 10⁻⁻12 मीटर हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे, मीटर ना करके इसको सेंटीमीटर में करो, 10⁻10 सेंटीमीटर, क्योंकि डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में चाहिए। उसके बाद मोलर मास तो ग्राम पर मोल में ही है, पर मोल ये है, पर मोल से पर मोल कैंसिल हो जाएगा। सीधे सीधे सॉल्व जब हम इसको करेंगे, इसके बाद कैलकुलेशन ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है काइनेटिक थ्योरी के रिगार्डिंग। नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम, ठीक है, जो वॉल्यूम है गैस मॉलिक्यूल का वो नेग्लिजिबल है कंपेयर करा जाएगा टोटल वॉल्यूम से। और सेकेंड है कोलिजन बिटवीन gas molecule are perfectly elastic. C, average kinetic energy of gas molecule is inversely proportional to absolute temperature. D है intermolecular forces of attraction are negligible under STP condition for ideal gases. तो इसमें जब हम देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन हमारा जो कि इनकरेक्ट है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो भी है वो क्या होती है, E = 3/2 RT या फिर KT, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल बताया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन वेलोसिटीज, ठीक है, ये रेशियोज हैं और हमको बताना है कौन सा रेशियो सही है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और RMS के रेशियो में। तो सबसे कम होती है RMS, सबसे ज़्यादा होती है मोस्ट प्रोबेबल, तो उस हिसाब से देख लो वैल्यू जहाँ पे जो ज़्यादा है, तो ये सबसे ज़्यादा है, फिर ये, तो 111 का हमारा ऑप्शन नंबर, ओके एक मिनट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। जब हम इनके रेशियोज निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैंडरवाल इक्वेशन ये है जो कि गैसेस के लिए यूज होती है। कांस्टेंट ए किसका मेजर है, वॉल्यूम के लिए नहीं, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिल्कुल, ये करेक्टेड प्रेशर या फिर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। काइनेटिक एनर्जी से कोई रिलेशन नहीं है, फ्रीक्वेंसी कोलिजन से कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट एक सैंपल है गैस का, 2 लीटर का, वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 300 केल्विन पे और 1 atm प्रेशर पे। अगर प्रेशर बढ़ा दिया जाए 2 atm तक तो टेम्परेचर बढ़ जाता है हमारा 600 केल्विन तक। तो नया वॉल्यूम क्या है, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे P1 V1/T1 = P2 V2/T2 ये करना है और वैल्यू रखनी, ठीक है। P1 हमारा कितना है, 1 atm है, P2 हमारा 2 atm हो गया, V1 हमारा 2 लीटर है, V2 हमें निकालना है, 300 ये दिया हुआ है, ये 600 दिया हुआ है। तो जब सारी वैल्यूज को रखोगे तो ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर आ जाएगा कि वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं हुआ है। क्रिटिकल टेम्परेचर डिफाइन किया जाता है ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर चाहे आप कितना भी प्रेशर लगा लो गैस को लिक्विफाई नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 115 विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स विल इंक्रीज द विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। विस्कोसिटी यानी कि कितना गाढ़ापन किसी लिक्विड में है, तो टेम्परेचर बढ़ा के वो कम होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस घटा दिया वो कम होगी, मॉलिकुलर वेट और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया तो उतना उसके लेयर्स का जो फ्लो है वो रेजिस्ट करेगा और उतना ही विस्कोसिटी बढ़ेगी। ऑप्शन नंबर सी हो गया। एक आइडियल सॉल्यूशन बनता है मिक्सिंग 2 वोलेटाइल लिक्विड ए और बी के, वेपर प्रेशर प्योर ए का इतना है, प्योर बी का इतना है, टोटल वेपर प्रेशर बताओ। तो हमें पता है जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा तो XA × PA0 प्लस XB × PB0, ये जो है प्योर का प्रेशर है और ये उनका मोल फ्रैक्शन है। 2 मोल ए के हैं, 3 मोल बी के हैं, तो ए का मोल फ्रैक्शन हो गया 2/5 और बी का मोल फ्रैक्शन हो गया 3/5। ये आ गया 0.4, ये आ गया 0.6 और बस हमें कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 130, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट निकालना है एलिवेशन ΔTB, जब हमें
दिया हुआ है ग्लूकोज ये, तो डेल्टा टी भी क्या होता है ग्लूकोज के केस में ये, तो सीधे सीधे के बी इंटू एम, ठीक है, एम दिया हुआ है, के बी की वैल्यू दी हुई है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दो सॉल्यूशन है 0.1 एम यूरिया और 0.1 एम NaCl के, SPM से सेपरेट किए गए हैं, तो नेट फ्लो किधर होगा सॉल्वेंट का, ऑस्मोसिस की बात हो रही है, सॉल्वेंट फ्लो कहां से कहां करेगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, वो भी कहाँ की सॉल्वेंट की, ठीक है, सॉल्वेंट हाई टू लो करेगा। अब ये देखना होगा कि ये तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इलेक्ट्रोलाइट है, तो इसकी इफेक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी, तो यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा, ठीक है, अगर यहाँ पे सॉल्वेंट कम होगा तो यूरिया में सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्यूट ज़्यादा होगा इसमें सॉल्यूट कम होगा, इसमें सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, इसमें सॉल्वेंट कम होगा, तो हाई टू लो यानी यूरिया टू NaCl इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वांट ऑफ फैक्टर निकालना है K2SO4 का जब ये 100% डिसोसिएशन पे है, तो जितने नंबर ऑफ आयंस है ये 2K प्लस में टूटेगा प्लस SO4 2 माइनस में टूटेगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा 119 का। 120 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड, इसमें से करेक्ट बताना है। तो ये जो अनबैलेंस फोर्स की वजह से होता है, बिल्कुल सही है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इंक्रीज होता है, ये वाला ऑप्शन हमारा जो है, ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं है। सरफेक्टेंट इंक्रीज करते हैं, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट है। आइडियल मोनोएटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू, तो ये 1.40 होती है, ठीक है, Cp/Cv निकाल के 1.40। रिड्यूस प्रेशर, जब भी किसी कांस्टेंट को उसकी क्रिटिकल वैल्यू से डिवाइड कर दो तो वो उसकी रिड्यूस वैल्यू हो जाती है, ठीक है। रिड्यूस वॉल्यूम और रिड्यूस टेम्परेचर किससे डिफाइन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। 1 ग्राम ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट डिजोल्व किया गया 15 ग्राम ऑफ बेंजीन में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है इतने से लो हो जाता है, तो हमें क्या बताना है कि मोलर मास क्या है उस सॉल्यूट का, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे डेल्टा TF इक्वल्स टू KF इंटू M, यानी कि मोलैलिटी वो क्या होती है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में, क्योंकि यहाँ पे बेंजीन का ग्राम में दिया है सॉल्वेंट का, अपॉन यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, तो यही है। और हमें ये निकालना है, ये दिया हुआ है हमें कितना है, ये 1 ग्राम, ये दिया हुआ है हमें 50 ग्राम, तो कुछ नहीं करना है, इसकी वैल्यू दी हुई, सॉल्व जब आप करोगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। वेपर प्रेशर बताना है लिक्विड का क्लोज कंटेनर में, किस चीज़ पे डिपेंड करता है, वॉल्यूम पे नहीं करता है, अमाउंट ऑफ लिक्विड इस पे नहीं करता है, सरफेस एरिया इस पे नहीं करता है, किस टेम्परेचर और किस तरह का लिक्विड है उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 मोल ऑफ वैन डर वाल गैस एट इट्स क्रिटिकल पॉइंट, तो क्या करना है, PV इक्वल्स टू ZRT होता है, तो क्रिटिकल पॉइंट है PCVC अपॉन RTC इक्वल्स टू Z कर दो, ठीक है, PCVC की वैल्यू रखो और TC की वैल्यू रखो, और लास्ट में जब आप सॉल्व करोगे, ठीक है, वैल्यूज रखोगे और उसके बाद इसको सॉल्व करोगे, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा आंसर आ जाएगा। PC की वैल्यू, TC की वैल्यू और VC की वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो कैसे ये कर्व चेंज होगा, देखो ये कर्व कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, ये टेम्परेचर T1 पे है, ठीक है, यहाँ पे जो भी चीज़ है आप जिस भी कॉन्टेक्स्ट में इसको लोगे, और टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा देते हैं तो ये कर्व जो है इधर को शिफ्ट हो जाता है और थोड़ा फ्लैट हो जाता है, तो राइट साइड को हो गया और ब्रॉड या फिर फ्लैट हो गया, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो गया। एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, इसलिए ये चीज़ ऐसे होती है। 127 कौन सा स्टेटमेंट इसमें से ट्रू है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा NaCl से। सेकंड, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट रिजल्ट इन
result from increased entropy of solution. Third, Raoult law is strictly valid only for very dilute solution of non-volatile solutes. और ऑप्शन 4, osmotic pressure is most accurate method of determining molar mass of polymers. तो देखो इसके लिए want of factor ज़्यादा है, ठीक है, तो इसका डिप्रेशन भी ज़्यादा होगा. ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ठीक है. ऑप्शन नंबर बी ये भी एकदम सही है. जितना बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होगा उतना ही एंट्रोपी की वजह से उतना ही ये इंक्रीज होगा. राउल्ट लॉ बिल्कुल सही है, वेरी डाइल्यूट और नॉन वोलेटाइल के लिए होता है. ऑस्मोटिक प्रेशर से हम सबसे एक्यूरेटली पॉलीमर का मोलर मास निकालते हैं. तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, ऑल ऑफ द अबव. बेंजोइक एसिड अंडरगो डाइमराइजेशन इन बेंजीन. 2 ग्राम बेंजोइक एसिड है, 25 ग्राम बेंजीन है और डेल्टा TF ये दिया हुआ है. तो हमें डिग्री ऑफ एसोसिएशन बताना है. तो यहाँ से कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला देखो ये है डेल्टा TF इक्वल्स टू I KFM. यहाँ से I निकाल दो और I इक्वल्स टू 1 + 1/n-1 इंटू एल्फा. ये होता है. यहाँ से हमें क्या निकालना है, एल्फा निकालना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन. डाइमराइजेशन N2 हो गया, ठीक है. और जब आप इसको निकालोगे तो ये ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा. कुछ नहीं करना है, सेम वैल्यूज वहाँ पे रखनी है. बेंजोइक एसिड दिया हुआ है, बेंजीन दिया हुआ है, इसका मोलर मास हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो मोलालिटी निकल जाएगी. क्रिटिकल कांस्टेंट ये है, PC और TC दिए हुए हैं. वैन डर वाल्स कांस्टेंट निकालने हैं A और B. तो क्वेश्चन नंबर 129 की तरफ देखेंगे अगर हम. TC और PC, ठीक है. A/27 B² ये होती है PC की वैल्यू और ये होती है 8A/27 RB, ठीक. ये वैल्यूज हो गई यहाँ पे. और इससे हमें निकालना है A और B की वैल्यूज. तो इनको अगर हम मल्टीप्लाई, डिवाइड या रीअरेंज करेंगे तो हमारी वैल्यूज आ जाएंगी. इसमें एक और चीज़ होती है VC, वो होता है 3B के बराबर, ठीक है. तो अगर हम चाहें तो इससे भी इसको इक्वेट करेंगे और जब हम इसको सॉल्व करेंगे फाइनली ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर आ जाएगा. 130th क्वेश्चन है. फॉर अ रिएक्शन 2A + B gives C, rate law is given by this. If volume of reaction is suddenly reduced to half of its original volume, the rate of reaction will be. देखो इसका वॉल्यूम हाफ कर दिया और इसका वॉल्यूम भी हाफ करना है, तो रेट कितना रिड्यूस होगा. तो अब कंसंट्रेशन क्या होती है, N/V. वॉल्यूम अगर हाफ कर रहा है तो V/2 यानी कि 2 × N/V, जो कि आ गया कि हाफ करने पे कंसंट्रेशन ट्वाइस हो जा रही है. अब एक ही कंसंट्रेशन अगर हमने ट्वाइस की, फर्स्ट ऑर्डर है तो रेट हो जाएगा 2 टाइम्स, ये सेकेंड ऑर्डर है तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स. तो ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा 8 टाइम्स का. तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका आंसर हो जाएगा, 8 टाइम का ओवरऑल इंक्रीज. 131 फर्स्ट ऑर्डर 75% 60 मिनट में है और बताना है T हाफ. तो इजी सा क्वेश्चन है. 100% से 50% होने को कहते हैं हम T हाफ, ठीक है. उसके बाद 25% होने को कहेंगे हम अगेन एक और T हाफ. और 25% अगर हमारा रिएक्टेंट बचा है तो 75% खत्म हो गया होगा, यानी 2 T हाफ की वैल्यू हमें दी हुई है 60 मिनट्स. तो T हाफ यहाँ से निकल जाएगा, डिवाइड कर दो 30 मिनट्स. एक्सोथर्मिक रिएक्शन है कि और इक्विलिब्रियम को राइट की तरफ शिफ्ट करना है, राइट साइड यानी इधर, ठीक है. तो इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है. ऑप्शन देखो, टेम्परेचर बढ़ा दो, प्रेशर को बढ़ा दो, इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे डालो और NH3 रिमूव करते जाओ जैसे जैसे वो फॉर्म होगा. तो NH3 जैसे जैसे फॉर्म होगा वो निकलते जाएगा तो प्रोडक्ट साइड में रिएक्शन ऑटोमेटिकली जाएगी. तो ये ऑप्शन तो सही है. जहाँ जहाँ फोर्थ है वो देख लो. उसके बाद टेम्परेचर बढ़ा दो. देखो ये एक्सोथर्मिक है और टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ये नहीं होगा. तो फर्स्ट जहाँ जाए वो काट दो, ठीक है.
उसके बाद इनर्ट गैस कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो ये तो कोई भी असर नहीं डालेगी, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, सेकंड एंड फोर्थ। रेट दिया हुआ है, एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला है ln K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन R 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। सारी वैल्यूज यहाँ पे दी हुई हैं, ठीक है। एक्टिवेशन एनर्जी बतानी है, टेम्परेचर 300 केल्विन, 310 केल्विन, K1 दिया है, K2 दिया है, R की वैल्यू दी हुई है, ln को log में चेंज कर लेंगे तो 2.303 आएगा, वो यहाँ से नीचे चले जाएगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉलिक्यूलैरिटी इज इनकरेक्ट, मॉलिक्यूलैरिटी के लिए कौन सा स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट होगा। 134 का ऑप्शन नंबर सी होगा कि मॉलिक्यूलैरिटी जीरो और फ्रैक्शनल हो सकती है, ये जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि ऑर्डर जीरो और फ्रैक्शनल हो सकता है लेकिन मॉलिक्यूलैरिटी हमेशा होल नंबर होगी, स्लोएस्ट स्टेप के लिए होगी, और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ये जो है एलिमेंट्री स्टेप में जो साइमल्टेनियसली कोलाइड कर रहे होंगे वो होगी। ये रिएक्शन है, इसके लिए इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस दी हुई है, Kc निकालना है, तो Kc कुछ नहीं है, HI की कॉन्सेंट्रेशन, इसका स्क्वायर कर दो H2 और I2, बस ये है 0.8 का स्क्वायर, 0.8 इंटू 0.8 और नीचे हो गया 0.2 इंटू 0.2, तो ये हो जाएगा ऊपर 64 और अपॉन 4 ओवरऑल 16। मैंने पॉइंट सबके हटा दिए, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे रिगार्डिंग जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर है, रेट इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन सही है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ये भी सही है, प्लॉट जो है स्ट्रेट लाइन होती है ए वर्सेस टाइम विद अ पॉजिटिव स्लोप, लेकिन ये तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है, हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर थर्ड को छोड़ के सारे सही हैं, तो क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि उसका ग्राफ तो उस पर डिपेंड ही नहीं करता है ना, स्ट्रेट लाइन तो होता है लेकिन स्लोप की बात हुई यहाँ पे पॉजिटिव, तो ऐसा नहीं होता है। 137 लॉ ऑफ मास एक्शन किसने प्रपोज किया था, गुलबर्ग एंड वागे ने किया था। 138 एक थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, अगर ए को डबल किया जाए तो रेट कितना होगा, थर्ड ऑर्डर है यानी कि रेट जो है प्रोपोर्शनल होगा ए की पावर 3 के। अब यहाँ 2a कर दिया तो ये हो जाएगा 8 इंटू ए क्यूब, जो कि पुराना रेट है, तो 8 टाइम्स जो है ये चेंज होगा। एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड की इसने रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, तो इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन बतानी है बी की और टी हाफ बतानी है, तो सबसे बेस्ट ये होगा कि हम टी हाफ से कर लें। टी हाफ का ये होता है कि 0.693 फर्स्ट ऑर्डर ही है, तो के फॉरवर्ड प्लस के बैकवर्ड, और अगर बी की इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो ये हो जाएगा इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन जो है ठीक है K2 K1 या K फॉरवर्ड K माइनस, जो भी आप लिखना चाहो ये उससे हो जाएगा, ठीक। तो कोई भी करके देख लेते हैं। A0 1 है, K2 कितना है यहाँ पे, K2 इसको कह रहा हूँ मैं KF KB को, ठीक है, 5 इंटू 10⁻³ अपॉन इन दोनों को जोड़ देना है 10⁻² प्लस 5 इंटू 10⁻³ तो जब इसको सॉल्व करोगे तो बी इक्विलिब्रियम हमारा आ जाएगा फर्स्ट, ये आप टी हाफ से भी कर सकते हो, उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया। नेक्स्ट 140th क्वेश्चन, SO2 की एक रिएक्शन दी है, डेल्टा H नेगेटिव है यानी एक्सोथर्मिक है, कैटलिस्ट डिक्रीज करता है एक्टिवेशन एनर्जी दोनों की, लेकिन Kp को कोई भी चेंज नहीं करता, तो ऑप्शन ए तो सही है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है हमारे 140 का एकदम सही है। हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन इरिवर्सिबल हो जाएगी इन बैकवर्ड, लेकिन ये तो हाई टेम्परेचर पे और बैकवर्ड आएगी, ये क्या है एक्सोथर्मिक है, तो ये हमारा गलत हो गया। देखते हैं सेकंड ऑप्शन हटा के,
यहाँ हट गया, यहाँ हट गया, और फर्स्ट वाला हमारा सही है। तो फोर्थ वाले को चेक कर लेते हैं। हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट होगी अगर ये सेकेंड ऑर्डर को फॉलो करेगा, तो इंडिपेंडेंट कंसंट्रेशन या प्रेशर के सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर में होती है, ये भी हट गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर इज करेक्ट रिगार्डिंग द स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकैटायन। तो इनमें देखते हैं, सबसे पहले फोर्थ वाले को देख लो, इसमें कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, ये एक 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बोकैटायन है, तो फोर्थ सबसे पीछे होगा ये सब में। अब इसमें मोस्ट स्टेबल देखते हैं, तो जो सेकंड वाला है उसमें क्या है, 2 फिनाइल रिंग्स यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जो है इधर और इधर दोनों जगह डीलोकलाइज हो सकता है। ठीक है, सेकंड सबसे ज़्यादा है, सेकंड सबसे ज़्यादा है, 2 ऑप्शन कट गए। अभी यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड में एक चीज़ है कि जहाँ पे भी ये होगा और टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन होगा, तो जनरली हम जो है रेजोनेंस को प्रेफरेंस देते हैं। लेकिन क्या है कि ये प्राइमरी है, प्राइमरी एलाइलिक है, तो प्राइमरी एलाइलिक की स्टेबिलिटी इससे कम होती है 3 डिग्री से, ये सिर्फ इसी केस में। ठीक है, अगर ये सेकेंडरी एलाइलिक हो गया तो ये इससे ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट लगता है, अल्फा हाइड्रोजन 9 है, तो हाइपोकॉन्जुगेशन का फैक्टर इस पर डोमिनेट कर जाता है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद ये, फिर ये, और ये तो लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कायरल सेंटर बताने हैं टार्टरिक एसिड के आर और एस निकाल के। तो टार्टरिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मूला बना देता हूँ मैं, COOH, COOH। ठीक है, और अब हमें बस आर और एस निकालना है। तो यहाँ से देते हैं 1 2 3 4। सेकेंड पोजीशन पे देखो, प्रायोरिटी नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4। ठीक है, 1 2 3 आ गया। ठीक है, 1 2 3 ये आना चाहिए था R, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी वर्टिकल पे होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल है, तो ये बन गया S। ठीक है, यहाँ पे जो है हमें देखना भी पड़ेगा कि कौन सा वाला टार्टरिक एसिड है। तो ये वाले क्वेश्चन में हमें अगर फॉर्म गिवन नहीं है कि डी फॉर्म है या एल फॉर्म है, तो हम जो है सही से नहीं बता सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, और अगर आप अलग अलग फॉर्म्स लेंगे तो उस हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो नॉर्मली अगर टार्टरिक एसिड पूछा जाए तो सीधे सी वाला आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट 143, in the dehydration of 2-methyl-2-butanol using H2SO4 2 alkenes are formed according to Sidzeff rule, मेजर प्रोडक्ट कौन सी होगी और टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं, 4 कार्बन लगते हैं। देखो ब्यूटेनॉल है और 2 पे मिथाइल है और 2 पे ही OH भी है। ओके, इसको CH3 कर दो, और इसके साथ हमने H2SO4 की रिएक्शन करनी है, तो CH2, एक H में यहाँ पे अलग बना रहा हूँ ताकि हम देख पाएँ कि हमारे पास जो है पॉसिबिलिटी क्या क्या चीज़ की है। ठीक है, H2SO4 पहले इसको प्रोटोनेट करेगा, तो इसने तो निकलना ही है, या तो ये वाले को निकालेगा या तो ये वाले को निकालेगा, तो हमारे पास 2 एल्कीन बनेंगी। ठीक है, तो हमारे पास बनेंगी जो 2 एल्कीन है, एक तो इस तरह की बनेगी CH2 CH3, यहाँ पे 2 H रहेंगे। ठीक है, और एक यहाँ पे बनेगी CH3 CH3 और यहाँ पे एक H। अभी देखो ये लेस सब्स्टिट्यूटेड है, इधर 2 हाइड्रोजन है 2 कार्बन है,
यहाँ पे 3 साइड कार्बन है तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, ये सेट जैक प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बनना ये वाला है और इसी में अल्फा हाइड्रोजन काउंट करेंगे तो इन एल्कीन के पास 3 3 6 3 जो है 9 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। 9 अल्फा हाइड्रोजन और 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। ये हो गया 1 2 3 4 और 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो गया। कंसिडर करो एरोमेटिसिटी के लिए कुछ स्टेटमेंट है। साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल आयन और ट्रोपाइलियम आयन एरोमेटिक है बिकॉज इट हैज 6 पाई इलेक्ट्रॉन एंड प्लेनर, ठीक है। तो पहले एलिमिनेट कर लेते हैं, ये साइक्लोऑक्टाटेट्राइन है, ठीक है। ये दिखता है ऐसा है लेकिन ये टब शेप हो जाता है, ठीक है, और नॉन एरोमेटिक हो जाता है, तो ये गलत है। सबसे पहले इसको हटा देते हैं। पिरिडीन बेसिक है क्योंकि लोन पेयर नाइट्रोजन का एरोमेटिक पार्ट नहीं है, तो ये भी एक सही ऑप्शन है। देखो अगर हम इसको ऐसे बनाएं, ठीक है, तो ये जो लोन पेयर है कंजुगेशन में पार्ट नहीं कर रहे, तो ये बेसिक है। थर्ड सही है, सेकंड गलत है, तो सेकंड गलत हो गया, यहाँ भी है, फर्स्ट एंड थर्ड। अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर चलते हैं। साइक्लोहेप्टाट्राइइनाइल आयन, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, ट्रोपाइलियम आयन एरोमेटिक है क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है और प्लेनर है। देखो 1 2 3 6 पाई है, यहाँ पे एक एम्प्टी ऑर्बिटल है, रेजोनेंस होगा, प्लेनर होगा और हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। 145 पे चलते हैं। रीमर टीमन रिएक्शन फिनॉल की जब CH3 और KOH के साथ होती है तो इंटरमीडिएट स्पीशीज क्या है जो बेंजीन पे अटैक करेगी, तो CH, तो ये अल्फा एलिमिनेशन से क्या होता है, CCl2 कार्बीन बन जाती है, तो ये हमारा डाइक्लोरोकार्बीन इसका आंसर हो जाएगा। 146 कौन से कंपाउंड का pKa लोएस्ट है? लोएस्ट pKa मतलब एसिडिटी हाईएस्ट, एसिडिटी जिसकी हाईएस्ट होगी, तो 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक एसिड, ये इसका आंसर हो जाएगा। 3 नाइट्रो ग्रुप लगे हैं, हाईली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो जाएंगे, ये कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होने के बाद भी एक एसिड है, और ये H हाईली एसिडिक होगा, ऑप्शन नंबर डी, और इसका pKa सबसे लोएस्ट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आइसोमर्स ऑफ डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है, मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा इसमें से, तो बना के देखते हैं। 1,2 डाइमिथाइल, 1,3, 1,4, तो एक एक करके बना लो। सिस है, 1,2 पे सिस है, इसके लिए आपको ये वाला बनाना पड़ेगा सिस, ये भी सिस, ये भी सिस, यहाँ पे 1,3 है, ठीक है। ट्रांस वाला करके देखते हैं 1,3 के लिए, सेकंड वाला बना के 1 2 3, तो ट्रांस होना चाहिए, तो ये इधर है, यहाँ पे भी 1,3 डाइएक्सियल है। ट्रांस 1,4 साइक्लो हेक्सेन वाला बना के देखते हैं, ठीक है, 1,4 पे ट्रांस होना चाहिए। तो अगर मैं इसको बिलो रखूं और इसको अबव रखूं तो देखो 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे भी 1,3 है, चाहे अगर मैं इसको बिलो करूं तो इसको अबव करना पड़ेगा। ऐसे ही सिस 1,4 में क्या होगा कि दोनों सेम है, तो एक टाइम पे कोई ना कोई ऐसा रहेगा जो अबव द प्लेन या अबव साइड एक्सियल पोजीशन पे रहेगा और 1,3 डाइएक्सियल इंटरेक्शन होंगे। लेकिन ट्रांस वाले में ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है इसमें क्या नहीं होगा, 1,3 डाइएक्सियल नहीं होगा, ठीक है, तो इसलिए ये इसका स्टेबल आइसोमर होगा। एलिफेटिक कंपाउंड 0.5 मोल अननोन एल्काइन रिएक्ट करती है एक्सेस NaNH2 के साथ, इतना मोल H2 गैस रिलीज होती है। तो टर्मिनल ट्रिपल बॉन्ड कितने हैं अगर एल्काइन पे देखा जाए, तो देखो ये क्या करता है, H निकालता है। अब जितने मोल ये है उतना ही मोल हाइड्रोजन निकलेगा, तो ये 0.5 मोल है, ये भी 0.5 है। कैसे पता चला, 1 मोल गैस होती है वो 22.4 लीटर्स की होती है, 0.5 मोल्स होता है 11.2 लीटर्स का, ठीक है। तो जितना है उतना ही तो ये भी है, तो 1 ही मोल होगा, ठीक है, 1 ही मोल की हाइड्रोजन गैस निकलेगी, 0.5 निकलेगी और 1 ही ट्रिपल बॉन्ड होगा। 149 क्लोरोबेंजीन को अगर हम नाइट्रेशन के प्रोसेस से डालें, मेजर प्रोडक्ट पैरा नाइट्रोबेंजीन होता है बिकॉज क्लोरीन एटम इज, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन को अगर हम देखें
ये है, और यहाँ पे हमने डालना है HNO3 और H2SO4। ठीक है, तो क्या होगा कि क्लोरीन जो है विड्रॉइंग है लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो डीएक्टिवेटिंग है और पैरा डायरेक्टिंग है। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसका करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, कंपाउंड ए जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, अंडरगो बैकमैन रीअरेंजमेंट इन प्रेजेंस ऑफ PCl5 आफ्टर रिएक्टिंग विद NH2OH। तो बैकमैन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, एक कीटोन होता है, हाइड्रोक्सिल अमीन होती है। ठीक है, यहाँ पे रिएक्शन हो जाएगी, ऑक्साइन बन जाएगा, डबल बॉन्ड NOH। ठीक है, उसके बाद जो भी ग्रुप होगा, जनरली अगर स्टीरियो मेंशन है तो OH के एंटी जो भी ग्रुप है वो माइग्रेट कर जाता है और ये एक तरह से अमाइड बना देता है। तो ये क्या होता है, ऑक्साइन से जाके बनाता है अमाइड, ऑक्साइन से अमाइड बन रहा है। ठीक है, और एंटी ग्रुप माइग्रेट कर रहा है। तो पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट क्या है। थर्ड जो है, माइग्रेशन इन बैकमैन रीअरेंजमेंट ऑलवेज अकर एंटी टू द लिविंग ग्रुप। ठीक है, ये हो गया। अब साइक्लोहेक्सेनोन लिया हमने और जो प्रोडक्ट बी है उससे बनेगा बैकमैन के बाद, यहाँ पे कह रहे हैं साइक्लिक एमाइड जो कि लैक्टम है, तो ये कैप्रोलैक्टम होगा। तो देखते हैं साइक्लोहेक्सेनोन को बना के देखते हैं। ये हो गया। ठीक है, इसमें पहले NH2OH डाला, ठीक है, NOH। अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है ना, हम इसको माइग्रेट करेंगे और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा N। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा O, अमाइड है, साइक्लिक, कैप्रोलैक्टम है, ये भी सही है। 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन में देखें तो रीअरेंजमेंट रेडियो सेलेक्टिव होगा। ये क्या कहना चाह रहा है, रेडियो सेलेक्टिव होगा किसमें, 2-मिथाइल साइक्लोपेंटेनॉन में। साइक्लोपेंटेनॉन ये हो गया, 2 पे मिथाइल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे सिमिलर चीज करेंगे हम, NH2OH डाला तो ये NOH बन गया और ये हो गया मिथाइल। अब रिजियो सेलेक्टिव क्या है कि ये वाला ग्रुप माइग्रेट करे या ये वाला ग्रुप माइग्रेट करे। तो हमने बात की है जनरली स्टीरियो दी हो तो एंटी वाला माइग्रेट करता है, लेकिन जहाँ पे स्टीरियो नहीं दिए तो हम माइग्रेटरी एप्टीट्यूड चेक करते हैं। तो जो जितना बल्कि, या बल्कि बोले तो जो जितना इलेक्ट्रॉन रिच, वो जो है माइग्रेट करेगा। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है कि रिजियो सेलेक्टिव है, रीजन पे सेलेक्टिव है ना, कौन सा वाला माइग्रेट कर रहा है, तो ये वाला करता है, तो ये भी सही है। लास्ट, प्रोडक्ट ऑफ बैकमैन रीअरेंजमेंट ऑफ एसिटोफिनॉन ऑक्साइन इज N-फिनाइल एसिटामाइड। तो एसिटोफिनॉन बना लो, CH3CO PH, मैं बेंजीन को PH की तरह लिख रहा हूँ, ये एसिटोफिनॉन है। इसमें ऑक्साइन बनाया हमने, पहले तो हाइड्रोक्सिल अमीन डाली, PH। अभी देखो स्टीरियो गिवन नहीं है, तो जो माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जिसका ज़्यादा होगा, PH का ज़्यादा है, वो माइग्रेट कर जाएगा। ठीक है, CH3। अभी माइग्रेशन के लिए कैसे होता है इसको मैं दिखाता हूँ। हम इसमें एसिडिक कंडीशन रखते हैं और ये जो है H+ लेके ये प्रोटोनेट होकर निकल जाता है, तो हमारे पास स्पीशीज बचती है ये वाली N+ और PH। अब ये यहाँ पे माइग्रेट कर गया, CH3C और यहाँ पे NPH और यहाँ पे पॉजिटिव। ठीक है, इसके पूरे हो गए। अब जो OH2 है, वाटर है, वो यहाँ पे वापस अटैक करता है और ये कुछ कुछ इस तरह का बन जाता है, CH3CO NPH और ये OH की तरह रहता है यहाँ पे। ठीक है, ये OH। अब आगे कुछ नहीं होगा, ये टॉटोमराइज होगा, ये H इधर और ये डबल बॉन्ड बन के, तो ये कुछ इस तरह से जाएगा, CH3C डबल बॉन्ड O NH PH, फिनाइल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट तो क्या है ये चीज, ऑक्साइमिस N-फिनाइल एसिटामाइड। तो ये तो एसिटामाइड है, N पे फिनाइल रिंग जुड़ी है, N-फिनाइल एसिटामाइड। तो जितने हैं ऑल ऑफ द अबव, ये क्या है, सारे करेक्ट हैं। तो इस तरह से हमारा जो है टेस्ट का सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। होप सो आप लोग को समझ आया होगा।